पैलियोंटोलॉजी का मतलब क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स की स्टडी करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो डिपॉजिट हो जाता है सेडिमेंट्स के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉसिल्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैंसी डेला एंड टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर एवोल्यूशन। तो एनसीईआरटी माइंड मैप सीरीज के अंदर आज हम देखेंगे एवोल्यूशन चैप्टर, और ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम हम बेसिक से लेके सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एवोल्यूशन होता क्या है, ऑलराइट, और हम समझेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत सारे साइंटिस्ट ने लाइफ किस तरीके से ओरिजिन हुई है लाइफ का, बहुत सारी थ्योरीज दी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, और उसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, और अर्थ का ओरिजिन समझने से पहले हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की, क्या क्या एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन और ह्यूमन एवोल्यूशन, ये सारी की सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यही सीखते हैं कि अब एवोल्यूशन हम बोलते किसको हैं। ऑलराइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन? हम एवोल्यूशन किसको बोलते? तो एवोल्यूशन का मतलब है बेटा चेंज ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ऑलराइट, एक फॉर्म का वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म चेंज होना ही क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। ऑलराइट, अब ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन की, जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी नहीं होती, इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये जो प्रोसेस है बेटा वो स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इसको बहुत ज्यादा साल लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं एवोल्यूशन होने में। ठीक है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज, अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये फौना भी हो सकता है और फ्लोरा भी हो सकता है। ऑलराइट, और कोई भी चेंज होना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट्स की बात हो रही है या फिर वो एनिमल्स की बात हो रही है, इसको होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इसी प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। तो यहां से एक डेफिनेशन हम सीखते हैं कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब, ऑलराइट, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है बेटा? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अर्थ के ऊपर कौन कौन सी लाइफ प्रेजेंट थी उनकी स्टडी करना ही कहलाता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ऑलराइट, क्या ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, ये जो थ्योरी है बताती है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन बताती है बेटा, दैट इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लाइफ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। अब लाइफ के ओरिजिन को समझने से पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा ना कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, और अर्थ का ओरिजिन समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो कौन एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन करती है बिग बैंग थ्योरी। ऑलराइट, अब बिग बैंग थ्योरी कहती क्या है? तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो पहले जो बेटा स्पेस था वो एक लार्ज सॉलिड एंटाइटी की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक बार हम ये देखते हैं बेटा, एक बार हम देखते हैं कि जो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो यूनिवर्स का ओरिजिन समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पूरा का पूरा जो मास है पहले बेटा स्पेस है वो एक सॉलिड एंटाइटी की फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसके अराउंड जो गैसेस रिवॉल्व कर रही हैं बेटा, हॉट गैसेस। ठीक है, ये जो हॉट गैसेज है बेटा ये क्या कर रही हैं? रिवॉल्व कर रही हैं। ऑलराइट, अब इस जो सॉलिड एंटाइटी है बेटा, इस सॉलिड एंटाइटी के अंदर एक सिंगल एक्सप्लोजन होता है, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, और इसी एक्सप्लोजन को बेटा हम बिग बैंग बोलते हैं। ठीक है, कब होता है ये होता है 20 बिलियन ईयर्स एगो। ये कब होता है बेटा? 20 बिलियन ईयर एगो एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जिसको मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये अनइमेजिनेबल होता है इन फिजिकल टर्म्स। ऑलराइट, जिसकी वजह से ये इस तरीके से मतलब ब्रेक हो जाता है। ऑलराइट, और छोटे छोटे गैसेस क्लाउड बन जाते हैं, और
ग्रीन गैसेस क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेबुला। पहले जो मास था वो सॉलिड एंटाइटी की फॉर्म में था, अब जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ ये फैल गया, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ। अब जैसे ही एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस बनी। कौन सी गैसेस बनी बेटा, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस बनी। अभी जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बन गई, मैंने क्या बोला कि सॉलिड एंटाइटी था एक मास, ठीक है, जिसके अराउंड हॉट जो गैसेस थी वो रिवॉल्व कर रही थी। अब इसके अंदर बेटा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। ऑलराइट, तो ये एक बहुत बड़ा बिग बैंग मतलब बिग बैंग हुआ, यानी कि एक्सप्लोजन हुआ, और ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम लैब में नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। अब जैसे ये जो पार्टिकल्स हैं ना, जैसे भी कोई भी ब्लास्ट होगा तो ऐसा तो नहीं है जैसे एक पत्थर है, पत्थर में बेटा ब्लास्ट हुआ तो जो पत्थर, जब बड़ा है पत्थर टूटेगा तो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटेगा। अब ये तो नहीं है कि हर एक जो टुकड़ा है बेटा उसका साइज सेम होगा, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। तो जैसे ही बेटा ये ब्रेक डाउन हुआ, हर एक पार्टिकल की क्या होगी, कुछ ना कुछ तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है। अब बड़े का पार्टिकल का ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा, वो छोटे को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम का क्या हुआ बेटा, कंडेंसेशन, ठीक है। जब ये कंडेंसेशन हुआ तो क्या बनी बेटा, गैलेक्सीज बनी, ठीक है। कंडेंसेशन हुआ तो क्या बनी बेटा, गैलेक्सीज बनी, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। लेकिन जो हमारी जो गैलेक्सी है उसको हमने क्या बोला, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है बेटा इसको हमने क्या बोला, मिल्की वे गैलेक्सीज बनी, ठीक है। अब हर एक, अब गैलेक्सीज के अंदर क्या होगा, गैलेक्सीज के अंदर डस्ट होगी, ठीक है। गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स होंगे, ऑलराइट, और गैलेक्सीज के अंदर क्लाउड ऑफ गैसेस होंगे, ऑलराइट। अब ये जो हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं या फिर आकाशगंगा बोलते हैं, ऑलराइट। अब हर एक पार्टिकल के इसके पास भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा। अब इन गैलेक्सीज का क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ, और जस्ट गैलेक्सीज का कंडेंसेशन हुआ बेटा तो हमारे पास क्या मिला, हमें मिला एक सोलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला, सोलर नेबुला, जिसके अंदर जो इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया, जो सबसे जो अंदर सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट था बेटा इसको हमने बोला सन, और इसके अराउंड जो पेरिफेरी के अराउंड जो चीजें प्रेजेंट थी बेटा इसको हमने क्या बोला, प्लैनेट बोला। और इसी तरीके से हमारा क्या बना, सोलर सिस्टम बना, ठीक है। तो जो अर्थ का जो फॉर्मेशन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ बेटा, 4.5 बिलियन ईयर एगो। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में, हमने पढ़ लिया यूनिवर्स का, जो हमने यूनिवर्स का किस तरीके से मतलब फॉर्मेशन हुई ये एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, 20 बिलियन ईयर अगो हुआ। सबसे पहले जो सॉलिड एंटाइटी की फॉर्म में था बेटा, और जिसके अराउंड जो गैसेस रिवॉल्व कर रही थी, ऑलराइट, सिंगल एक्सप्लोजन हुआ 20 बिलियन ईयर अगो। फिर कुछ टाइम के बाद हाइड्रोजन और हीलियम बनी, इनका कंडेंसेशन होके गैलेक्सीज बनी, इनका कंडेंसेशन होके सोलर सिस्टम बना, ठीक है। तो यहां से दो फैक्ट आपके निकल के आते हैं। सबसे पहला फैक्ट क्या होगा, सबसे पहला फैक्ट होगा यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर अगो। और अगर आपसे पूछे कि अर्थ का ओरिजिन, तो बेटा अर्थ का ओरिजिन होगा 4.5 बिलियन ईयर अगो। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर ना कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ इस चैप्टर के अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा है, ये आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है। बार बार अगर आप लेक्चर को देखोगे तो एकदम से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें, ऑलराइट। तो हम एकदम बेसिक से लेके आगे हम बढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से चीजें हम करेंगे। सबसे पहले अब हमने देख लिया यूनिवर्स का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो अकर्ड इन सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज। जो मैंने पूरी की पूरी स्टोरी बताई है आपकी यही है। अब हमने देख लिया कि भाई किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, और इसको देखने से पहले बेटा एक चीज हम और देख लेते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, ठीक है। अर्थ का फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, और अर्थ के फॉर्मेशन में 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ, ठीक है। और क्या क्या चीजें बनी और इससे क्या बात निकल के आती है अब हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो सॉलिड, जैसे किस तरीके से, जो सपोज ये लिथोस्फीयर है, सॉलिड पार्ट है बेटा अर्थ का, जिसको हमने क्या बोला, लिथोस्फीयर है, ठीक है। अब इसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। अब रिएक्शंस हो रही हैं तो जो वीक पॉइंट से बेटा जो चीजें बाहर निकलेंगी, और जो मोल्टन मास जो निकला इसको हमने क्या बोला है, लावा, ठीक है, दैट इज द मोल्टन मास।
ऑल राइट, और जो गैसेस जो निकलेंगी उन गैसेस का नाम क्या रहेगा बेटा, जो गैसेस निकलेंगी, अब मोल्टन मास ने पूरे के पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर लिया, और इसी के साथ साथ क्या क्या चीजें निकलेंगी, इसी के साथ साथ जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, और जो वाटर है बेटा वो वेपर्स की फॉर्म में होंगे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि अर्थ की उस टाइम पे प्रिमिटिव अर्थ की क्या क्या कंडीशंस थी, ये तो हमें जाननी पड़ेंगी। जो प्रिमिटिव अर्थ की जो कंडीशंस थी बेटा, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और लाइफ को बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि बेटा वो ये है कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ठीक है, कौन सा एटमॉस्फेयर था बेटा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ये मेरी बात समझे या नहीं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी एक लाइन कहती है कि सबसे पहले जो लाइफ है बेटा वो ओशन के अंदर आई। अब ओशन का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, अब हम ये देखते हैं। तो जैसे बेटा मोल्टन मास ने पूरे के पूरे सरफेस को कवर कर लिया, गैसेस रिलीज हुई, अब उस टाइम पे ओजोन एब्सेंट थी। क्या थी बेटा, ओजोन अगर एब्सेंट होगी इसका मतलब धरती के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचेंगी, हाँ या ना। अब ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इन्होंने क्या किया, इस जो वाटर को बेटा किसके अंदर ब्रेक कर दिया, H2+O के अंदर ब्रेक कर दिया। अब ये जो H2 है बेटा लाइटर इन वेट थी। ठीक है, ये क्या थी बेटा, लाइटर इन वेट, ये तो क्या कर गई, एस्केप कर गई। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, इस ऑक्सीजन ने मिथेन के साथ रिएक्ट करके और बेटा अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, CO2+ नाइट्राइड प्लस वाटर बना लिया। ठीक है, अब ये जो वाटर है बेटा इसका क्या होगा, एवापोरेशन होगा। इस वाटर का क्या होगा बेटा, एवापोरेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगा, ठीक है, अब जब टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये जो क्लाउड है बेटा ये क्या गई बेटा, रेनफॉल, मतलब ये मतलब बरसे, मेघ बरसे। ठीक है, और मतलब रेनफॉल हुई, और जो अर्थ के अंदर इस तरीके से बेटा डिप्रेशन थे, उन डिप्रेशन के अंदर ये पानी भर गया, और इसी तरीके से यहाँ पे ओशन का फॉर्मेशन हुआ, और ओशन के अंदर ही पहली लाइफ का ओरिजिन हुआ। ओशन के अंदर ही पहली लाइफ का ओरिजिन हुआ। 15 मिलियंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, तो यहां से आपके 3 डेटा निकल के आते हैं कि यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, अर्थ का ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर अगो, एंड लाइफ का और फॉर्मेशन कब हुआ, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज 4 बिलियन ईयर एगो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो उस टाइम के ऊपर क्या क्या मतलब इवेंट्स आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, टेम्परेचर डिक्लाइन, गैसेस कंडेंस, गैलेक्सीज प्रेजेंट डे फॉर्म्ड, हाइड्रोजन प्लस हीलियम फॉर्म, ये सारी की सारी जो यूनिवर्स की जो कंडीशंस थी बेटा इस टाइम पे ये सारी की सारी कंडीशंस हुई। ठीक है, अर्थ का हमने फॉर्मेशन देख लिया कि किस तरीके से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से ओशन का फॉर्मेशन हुआ, और जो पहली लाइफ है वो किसके अंदर आई, ओशन के अंदर आई। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब यहां से बेटा कुछ कुछ चीजें जो मैंने अभी आपको बताई उसी का एक्सप्लेनेशन है कि हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पहले क्या कंडीशन थी मैंने बताया, पहली कंडीशन कि अर्थ के अंदर कोई भी एटमॉस्फेयर यहां पर प्रेजेंट नहीं था, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज हुई, मोल्टन मास, और उसने पूरे के पूरे सरफेस को क्या कर लिया बेटा, कवर कर लिया। ठीक है, जो वाटर था बेटा अब ओजोन एब्सेंट थी, अब ओजोन एब्सेंट थी। ये पूरी की पूरी जो स्टोरी मैंने अभी बताई है ना आपको, ये पूरी की पूरी जो स्टोरी बताई है उसी का एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन है बेटा। क्या, जो वाटर है, वाटर ब्रेक हुआ, ठीक है, किसके अंदर, H2+O2 के अंदर। अब ये जो H2 थी बेटा ये तो लाइटर इन वेट थी, ये तो एस्केप कर गई। अब इस जो ऑक्सीजन ने बेटा किसके साथ रिएक्ट करके, अमोनिया और मीथेन के साथ रिएक्ट करके CO2, H2O और अदर कंटेंट बनाना शुरू किया। अब ये जो वाटर है बेटा इसका क्या हुआ, एवापोरेशन हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हुआ, और जब टेम्परेचर कम हुआ ना तो यही तो है, जब वाटर वेपर फॉल एज अ रेन, यानी कि बारिश हुई टू फिल द डिप्रेशन, जो अर्थ के अंदर जो डिप्रेशन प्रेजेंट थे, ठीक है, और क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, और ओजोन लेयर उसके बाद क्या है, बनी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा अर्थ का फॉर्मेशन। ऑलराइट, इस तरीके से आपने देखा किसका फॉर्मेशन बेटा, अर्थ का फॉर्मेशन।
ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ और अर्थ का ओरिजिन हुआ, ओशन का फॉर्मेशन हुआ, और जो पहली जो लाइफ थी बेटा कहाँ पर देखने को मिली, एक्वेटिक रीजन के अंदर देखने को मिली। क्या ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है बेटा, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज अराउंड 4 बिलियन ईयर एगो। क्योंकि जो अर्थ की जो फॉर्मेशन है बेटा वो कब हुई थी? 4.5 बिलियन ईयर एगो, अप्रॉक्स 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है। अब देखो इस चीज को समझने से पहले कि कब फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, कब फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई, तो इसको समझने के लिए बेटा हमें समझनी पड़ेंगी थ्योरीज। ठीक है, हमें क्या समझनी पड़ेंगी? थ्योरीज हमें समझनी पड़ेंगी। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती हैं बेटा बहुत सारी थ्योरीज। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। तो यहां से हमारे दो टॉपिक खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरीज के ऊपर। ठीक है, थ्योरीज क्या क्या थी बेटा? तो सबसे पहले जो थ्योरी थी बेटा वो थी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है, बहुत स्टोरी है, पूरी की पूरी स्टोरी है भाई। देखो हमें कहां पर पहुंचना है, हमें चैप्टर से लेके ह्यूमन एवोल्यूशन तक पहुंचना है। तो उसके बीच में तो बहुत सारी स्टेजेस आएंगी। तो सबसे पहले तो हमें लाइफ का ओरिजिन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइफ का ओरिजिन देखने के लिए मैं यूनिवर्स और अर्थ का ओरिजिन देख लिया। अब लाइफ का ओरिजिन एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थियरीज दी। किसी ने बोला लाइफ इस तरीके से आई, किसी ने बोला लाइफ गॉड ने क्रिएट कर दी, किसी ने बोल दिया जो लाइफ है दूसरे प्लेनेट से आई। बस हमें यही बात करनी है। ठीक है, फिर हमें ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई लाइफ इस तरीके से आई, तो फिर हम ये बोलेंगे अच्छा आप ये बताओ इसके क्या क्या जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ। आज का जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से प्रिमिटिव जो इंडिविजुअल था और आज के इंडिविजुअल में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ? क्या आपके पास कोई एविडेंसेस है? जी हाँ, हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है बहुत सारी थियरीज से। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। फिर हम आज के ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो ये एक सीरीज है पूरी की पूरी। तो ये जो चैप्टर है ना बेटा थोड़ी सी कहानियां हैं इसके अंदर, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये चीज जो आज हम जो पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन, ये आज तो हुआ नहीं, बहुत साल पहले की घटना है। तो बेटा हम सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले बात की स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में बोला गया कि बेटा जो लाइफ है वो गॉड ने एज सच क्रिएट की है। ठीक है, जो लाइफ है बेटा वो गॉड ने एज सच क्रिएट की है। और यही बोला किसने? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ने। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट सी वी टुडे क्रिएटेड एज सच, आज से मतलब एज सच ही क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, एंड डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द फ्यूचर इन विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। एंड जो अर्थ का बेटा जो मतलब 4000 ईयर ओल्ड है अर्थ। देखो इसके बारे में अब यहीं से हम कर लेंगे। यहाँ से हमें पढ़ना क्या है? हमें यहाँ से पढ़ना है बेटा कि एक साइंटिस्ट ने अपनी थियरीज दी और उनको हमें डिसअप्रूव करना है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने पहले क्या कहा, फिर दूसरे साइंटिस्ट ने उसको किस तरीके से डिसअप्रूव किया। अब हम ये एक एक चीज करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के अंदर क्या है। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के अंदर बोला गया कि जो लाइफ है वो एज सच क्रिएट की गई है। जो पहले जो लाइफ प्रेजेंट थी वो आज भी यहीं पे प्रेजेंट है, ऐसे ही प्रेजेंट है और आगे भी ऐसी ही होगी। जो डाइवर्सिटी है बेटा वो सेम रहेगी। और अर्थ का जो बेटा जो ईयर है कितने साल पुरानी है? 4000 साल पुरानी है। ठीक है, सिर्फ 4000। अब साइंटिस्ट ने किस तरीके से इसको डिस्कार्ड किया? तो सबसे पहले यहां पर डिस्कार्ड करने वाले साइंटिस्ट थे डार्विन जी। ठीक है, डार्विन जी ने बोला कि बेटा मैंने तो बहुत घूमा है। ठीक है, मैंने बहुत घूमा है और ऐसा नहीं है कि जो पहले जो लाइफ थी वो आज भी ऐसी ही है। आप ये बताओ, अगर मैं बात करूं डोडो की, तो डोडो तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना? डोडो तो क्या हो चुकी है बेटा? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, मतलब जिनके अंदर एवोल्यूशन हुआ है। तो आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो कि जो लाइफ है वो पहले जो लाइफ प्रेजेंट थी वो आज भी ऐसी की ऐसी है और आगे भी ऐसी की ऐसी प्रेजेंट होगी। ठीक है, दूसरी बात यहां पर बोली गई कि अर्थ 4000 साल पुरानी है। तो बेटा अगर मैं बात करूं सिर्फ अर्थ अगर 4000 साल पुरानी है, तो जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो फॉसिल्स तो लाखों साल पुराने हैं। जो अगर लाखों साल पुराने हमें फॉसिल्स मिले हैं तो वो तो ऑर्गेनिज्म तो अर्थ के ऊपर ही तो रहते होंगे। तो आप ये बताओ 4000 साल कैसे पुरानी हुई? तो यहाँ पे ये थ्योरी डिस्कार्ड होती है। दूसरी थ्योरी बेटा कॉस्मोजोइक थ्योरी, पेंसपर्मिया थ्योरी
थ्योरी, और इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। इसी को हमने क्या बोला है? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। इन्होंने बोला जो लाइफ है बेटा, जो लाइफ है वो दूसरी जगह से आई, दूसरे आउटर स्पेस से आई, और किसकी फॉर्म में आई बेटा? स्पोर्स की फॉर्म में आई। और मतलब दूसरे मतलब प्लैनेट के ऊपर कोई स्पोर्स जो प्रेजेंट थे वो उड़ के बेटा हमारे प्लैनेट के ऊपर आए, अर्थ के ऊपर आए, इस तरीके से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। पैंसपर्मिया थ्योरी ये बोलती है, ठीक है। फिर बात आई स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, और इस थ्योरी को हम एबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। कौन सी थ्योरी बेटा? एबायोजेनेसिस थ्योरी। इस थ्योरी ने क्या बोला बेटा? जो लाइफ है वो आई डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है, जो नॉन लिविंग, ए का मतलब एब्सेंट, बायो मतलब लिविंग, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आता है? जो लाइफ है बेटा वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली आई है। और इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया। किसने डिसअप्रूव किया? लुईस पास्चर ने। और किसकी मदद से? स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट की मदद से, ठीक है। किसके एक्सपेरिमेंट की मदद से बेटा? स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने क्या कर दिया? इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो जो लाइफ है, इन्होंने बोला जो एबायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहती है, या फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या कहती है, कि जो लाइफ है ना बेटा वो नॉन लिविंग थिंग से आई है, यानी कि मड हो गया, स्ट्रो हो गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हो गया, नॉन लिविंग थिंग से क्या हुई है बेटा? लाइफ आई है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो लाइफ है वो डेड एंड डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर से, मड से यहाँ से लाइफ आई है, मतलब स्पॉन्टेनियसली लाइफ आई है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना लुईस पास्चर जी ने किया, ये प्रूव करने के लिए कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग थिंग से नहीं आई है, जो लाइफ है वो न्यू लाइफ अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। और इसी को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोला गया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने क्या बोला बेटा? जो न्यू लाइफ अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, न्यू लाइफ अराइज फ्रॉम, जो न्यू लाइफ है बेटा वो अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। जो न्यू लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ही शोड दैट इन प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। इन्होंने क्या किया? दो फ्लास्क लिए, ठीक है। एक फ्लास्क लिया बेटा जिसकी ऐसे इस तरीके से एस शेप्ड ट्यूब थी, और दूसरी बेटा ब्रोकन, मतलब ट्यूब ब्रोकन थी, ठीक है। दोनों के पास किल्ड ईस्ट ले लिया, ब्रोथ ले लिया, और दोनों को स्टरलाइज कर दिया। स्टरलाइज का मतलब है बॉयल कर दिया बेटा, सिर्फ ये देखने के लिए कि यहाँ पे पहले से कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जिसकी ब्रोकन जो ट्यूब थी बेटा, यहाँ पर तो एयर थी, एयर के पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पहुंचे और इनके पास यहाँ पे न्यूट्रिशन भी था, तो इन माइक्रोब्स ने क्या कर लिया? ग्रो कर लिया, ठीक है। तो लाइफ कहाँ से आई? मतलब पहले ही एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, उन्होंने ही रिप्रोड्यूस करके न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो एस शेप्ड जो ट्यूब थी बेटा, इसके अंदर एस शेप्ड की जो ट्यूब थी, यहाँ पे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हो गए, अंदर नहीं आ पाए। अब यहाँ पर अंदर नहीं आ पाए तो इस टाइप के अंदर बेटा कोई लाइफ नहीं हुई, इस टाइप के अंदर बेटा लाइफ मिली। तो ये कहने का मतलब क्या है लुईस पास्चर जी का? लुईस पास्चर जी ने बोला यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर नहीं एंटर कर पाए थे, इसका मतलब यहां पर लाइफ नहीं है। यहां पर लाइफ एंटर कर गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर गई, इन्होंने ही रिप्रोड्यूस किया और न्यू लाइफ को जन्म दिया। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर बायोजेनेसिस थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो न्यू लाइफ इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो ये बायोजेनेसिस थ्योरी को मतलब डिसअप्रूव करती है, बिल्कुल मान लिया। लेकिन कहानी तो यही है ना, क्वेश्चन तो यही है कि न्यू लाइफ किस तरीके से आई। इन्होंने तो मतलब जो फर्स्ट लाइफ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की तो हम बात कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट लाइफ किस तरीके से आई, तो बेटा इन्होंने तो यही बताया ना, इन्होंने तो यही बताया कि जो न्यू लाइफ इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो कहाँ से आई? हम आए अपने पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स आए ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से। इसका मतलब वो तो बताओ कि पहली जो लाइफ है वो किस तरीके से आई है, ठीक है। तो ये किसने बोला? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट जो थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। ये सबसे ज्यादा केमिकल एवोल्यूशन, ये जो थ्योरी है बेटा, ये जो थ्योरी है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। और जो केमिकल जो एवोल्यूशन है बेटा वो किसने दिया था? ओप्रेन एंड हेल्डन ने, ठीक है। रशिया और इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे बेटा, ओप्रेन और हेल्डन ने। और इन्होंने बोला जो लाइफ है ना, जो लाइफ है वो अराइज हुई है
मतलब जो पहले जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनसे। तो एबायोजेनेसिस थ्योरी भी तो यही कह रही है, एबायोजेनेसिस थ्योरी ने भी तो यही बोला कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग से आई, केमिकल एवोल्यूशन भी यही कह रहा है। लेकिन एबायोजेनेसिस ने ये बोल दिया जो लाइफ है बेटा वो कैसे आई है, वो जो लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली आई है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं मानी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले तो हुआ केमिकल एवोल्यूशन, उसके बाद हुआ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब आपसे कह दें कि ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी, आप बोलोगे कि मैम कैसे मान ले, ये कैसे मान ले कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो बेटा इसको मानने के लिए ना मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उन्होंने जो इन्होंने बोला ओपरेन एंड हेल्डन ने, इनके एक्सपेरिमेंट में भी वैसा ही मिला, ठीक है, वैसे ही चीजें मिली बेटा, ठीक है, जो ये प्रूव करती हैं कि हाँ जी आप सही कह रहे हो, जो लाइफ है इसी तरीके से आई होगी, ठीक है। जो ओपरेन रशिया के साइंटिस्ट थे, हेल्डन बेटा इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने दिया केमिकल एवोल्यूशन या फिर कीमोसिंथेटिक थ्योरी। इन्होंने क्या बोला बेटा, इन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो किस तरीके से आई है। एक बार हम ये पूरी की पूरी कहानी देखते हैं। इन्होंने बोला पहले जो फ्री एटम्स थे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो प्रिमिटिव, जो अर्थ के अंदर जो प्रिमिटिव अर्थ है ना उसमें जो कंडीशंस थी वो फेवरेबल कंडीशंस थी कि लाइफ इस तरीके से आई होगी। अब प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर ज्यादा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है, वॉल्केनिक eruptions हो रहे थे, लाइटनिंग हो रही थी, ठीक है, जो सोर्सेज थे एनर्जी के। तो प्रिमिटिव अर्थ के अंदर जैसे फ्री जो एटम्स थे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे पहले हमें मिला सिंपल इनऑर्गेनिक, ठीक है, हमें क्या मिला बेटा, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हुआ बेटा, जैसे कि आप ही लगा लो अमोनिया, ठीक है, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, एटसेट्रा। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंपल ऑर्गेनिक मिले, ठीक है, क्या मिले बेटा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये जो सिंपल जो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स थे बेटा, जो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था क्या आपका मीथेन, ठीक है, अब ये मिले एटसेट्रा। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शंस हुई क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ के अंदर जो कंडीशंस थी ना वो फेवरेबल थी कि इनमें रिएक्शंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिला, जैसे कि नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, अमाइनो एसिड्स आपको देखने को मिले, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऑलराइट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिली, ऑलराइट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऑलराइट। अब देखो क्या हुआ, अब इनका पॉलीमराइजेशन हुआ, नाइट्रोजनस बेस से आपको क्या देखने को मिला, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड से क्या देखने को मिला बेटा, प्रोटीन्स, ठीक है, और सॉरी नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लिक एसिड, एक सेकेंड, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की जगह बेटा क्या आएगा आपका अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, फैटी एसिड, यहाँ पे सिंपल शुगर, ठीक है, क्या आएगा बेटा, सिंपल शुगर, ठीक है। अब सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर का पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या मिलेगा, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, क्या मिला बेटा, पॉलीसैकेराइड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, इसका पॉलीमराइजेशन होके क्या मिला बेटा, लिपिड्स मिला, ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन होके क्या मिला, लिपिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल एटम्स से, सिंपल एटम्स के बीच में रिएक्शंस हुई, सिंपल इनऑर्गेनिक मिला, सिंपल इनऑर्गेनिक के बीच में रिएक्शन होके आपको सिंपल ऑर्गेनिक मिला, सिंपल ऑर्गेनिक से मिलके फिर बेटा आपको कॉम्प्लेक्स मिले। अब ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स हैं और इनका जो फॉर्मेशन है बेटा वो कहाँ पर हो रहा है, सारा का सारा ओशन के अंदर हो रहा है। अब इन चारों ने मिलके क्या बना लिया बेटा, इन चारों में क्या हुआ, दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ कोलाइड लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू, अब ये सारे के सारे पास में आ गए, जैसे ये ओशन, अगर मैं बात करूं ये ओशन था, ठीक है, इन्होंने इस तरीके से एग्रीगेशन बना लिया, ठीक है, इस तरीके से चारों आपस में इंटीग्रेट कर गए, ठीक है, दे केम टुगेदर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या बोला गया यहाँ पे बोला गया बेटा एग्रीगेशन ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एग्रीगेशन हुआ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स का, और एग्रीगेशन हुआ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स का, तो क्या मिलेगा बेटा, यहां पर इस स्ट्रक्चर को हमने बोला प्रोटोबायोन्ट्स, इन स्ट्रक्चर को क्या बोला बेटा हमने, प्रोटोबायोन्ट्स, ठीक है। अब ये जो प्रोटोबायोन्ट्स है ना, यानी कि इसके अंदर पॉलीसैकेराइड भी है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी है, और इसके अंदर बेटा प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, और पॉलीसैकेराइड्स हो गया, और लिपिड्स हो गया।
इस तरीके से इन्होंने क्या कर लिया बेटा, एग्रीगेशन बना लिया और इस स्ट्रक्चर को हमने प्रोटोबाइंट बोला। अब ये जो प्रोटोबाइंट है बेटा अभी भी क्या है, नॉन लिविंग है, क्योंकि इसके अंदर नो मेटाबॉलिज्म, कोई भी मेटाबॉलिज्म यहाँ पे देखने को नहीं मिला, कोई भी रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला और कोई भी लिपिड कोट यहाँ पर देखने को नहीं मिली, नो लिपिड कोट, कोई भी लिपिड कोट बेटा यहाँ पर देखने को नहीं मिली। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि भाई पहले तो हुआ सिंपल रिएक्शंस, ठीक है, उसके बाद यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ी है और क्या मिला बेटा हमें, यहाँ से रिएक्शंस आगे बढ़ी है प्रोटोबायोट। अब प्रोटोबायोट ने ना प्रोटोबायोट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एग्रीगेशन किया। अब कोसर्वेट किसने बोल दिया बेटा, इसी प्रोटोबायोट को क्या बोल दिया बेटा, कोसर्वेट। कोसर्वेट किसने बोल दिया, कोसर्वेट बोल दिया ओपरेन ने, जिसके अंदर एग्रीगेशन था बेटा पॉलीसैकेराइड का और लिपिड का, लेकिन लिपिड कोड अभी भी एब्सेंट थी और सिडनी फोक साइंटिस्ट ने इनको बोल दिया माइक्रोस्फीयर, ठीक है, जिन्होंने प्रोटीन को बॉयल किया, प्रोटीनोइड्स प्लस लिपिड, और यहां पर लिपिड की कोट दिखाई दी, यहां पर क्या दिखाई दी बेटा, लिपिड कोट यहां पर दिखाई दी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां से बेटा प्रोटोबायोंट से हमें मिला इओबायोंट। इओबायोंट क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक वायरस लाइक स्ट्रक्चर मिली, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक वायरस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है, यहाँ से एक वायरस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिली। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए बना। अब आरएनए पहले बना, उसके बाद डीएनए आया, क्यों, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है, डीएनए स्टेबल है, आरएनए सिंपल है, फिर डीएनए क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इओबायोंट हो गया, उसके बाद बेटा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मिले, ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मिले, और उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, यूकैरियोट का। उसके बाद किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, यूकैरियोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये अराउंड हुआ, अराउंड बेटा 3 बिलियन ईयर एगो, ये बना बेटा अराउंड 2 बिलियन ईयर एगो, और यूकैरियोट्स अराउंड 1.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। पहले जैसे बैक्टीरिया में अगर मैं प्रोकैरियोट्स का अगर मैं एवोल्यूशन के बारे में बताऊं कि प्रोकैरियोट्स का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो बेटा प्रोकैरियोट्स के एवोल्यूशन के अंदर सबसे तो पहले तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मिले, ठीक है, पहले सॉरी कीमो हेट्रोट्रॉप्स मिले बेटा, ठीक है, जो अपना मतलब खाना खुद नहीं बना सकते थे। उसके बाद बेटा ऑटोट्रॉप्स आए, कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है, और उसके बाद अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और उसके बाद ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या है बेटा, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और यहीं से एवोल्यूशन शुरू हुआ किसका बेटा, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमो जो हेट्रोट्रोप्स आए बेटा पहले, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, जो भी फर्मेंटेशन होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसी से एनर्जी रिसीव करते थे। उसके बाद ऑटोट्रोप्स आए, ठीक है, ऑटोट्रोप्स ने क्या किया बेटा, ऑटोट्रोप्स ने यहाँ से जो भी मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर रिलीज होते थे, तो जो एनर्जी रिलीज होती थी उसी को वो यूज करते थे, ठीक है। फिर अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बेटा, यहाँ पर क्लोरोफिल डेवलप हो गया था, एग्जाम्पल यहाँ पर सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद आता है बेटा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने बेटा H2+CO2 का यूज करके क्या बनाना शुरू कर दिया, भोजन बनाना शुरू कर दिया, और क्या रिलीज हुआ बेटा, और रिलीज हुई ऑक्सीजन, और क्या रिलीज हुई बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एनएरोबिक कीमो हेट्रोट्रोप्स, प्रोकैरियोटिक एनएरोबिक ऑटोट्रोप्स, ठीक है। उसके बाद अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इस तरीके से बेटा लाइफ आई, और यही बोलता है केमिकल एवोल्यूशन कि पहले जो लाइफ आई वो केमिकल एवोल्यूशन के बाद, और उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो इस बात को प्रूव किसने किया, इस बात को प्रूव किया मिलर और यूरे ने, ठीक है। तो मिलर और यूरे ने क्या बोला बेटा, मिलर और यूरे ने मतलब
एक बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक है। मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट 1953 के अंदर हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। इन्होंने यहाँ पे बेटा बॉइल्ड वाटर लिया, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर था बेटा ज्यादा था, टेम्परेचर ध्यान रखना 800 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। यहाँ पर जो गैसेज ली बेटा वो कौन कौन सी थी, मीथेन होगी, अमोनिया हो गया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, ठीक है। जो मीथेन, अमोनिया और जो हाइड्रोजन का जो रेशियो है बेटा वो लिया 2:1:2। यहाँ पर वाटर वेपर्स गए, ठीक है। वाटर वेपर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किए, टंगस्टन के 75,000 वोल्ट क्रिएट किया गया वोल्टेज, ठीक है। और बेटा यहाँ पर कंडेंसर लगाया गया, वाटर इन वाटर आउट करके, ऑल राइट। और यहाँ पे जो लिक्विड जो ड्रॉपलेट्स बेटा इकट्ठी हुई, और ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स थी बेटा 18 डे के बाद जब देखा गया तो इसके पास अमाइनो एसिड थी। कौन कौन सी अमाइनो एसिड थी बेटा, एलिनीन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। फिर यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ पे रेशो बदल दिए, यहाँ पे कंपाउंड्स बदल दिए, तो किसी को बेटा यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस मिला, किसी को दूसरे फ्रेगमेंट्स मिले। तो ये बात को प्रूव करता है कि भाई केमिकल एवोल्यूशन ने प्रूव क्या किया, केमिकल एवोल्यूशन ने भी तो ये मिला कि बेटा यहाँ पर इनऑर्गेनिक चीजें ली, ठीक है, और उसके बाद जो फॉर्मेशन हुई वो अमाइनो एसिड की हुई, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, सिंपल फैटी एसिड, इनकी क्या हुई बेटा, फॉर्मेशन हुई। तो यही तो मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, यही तो मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि भैया 18 दिन के बाद जब देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल अमाइनो एसिड मिली। तो अगर सिंपल अमाइनो एसिड यहाँ पर मिल गई तो यहाँ से प्रूव होता है किसी तरीके से क्या हुआ होगा बेटा, लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, कि पहले आया केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है, फिर हुआ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। क्या ये बात समझ में आई? आप देखो, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रेसिडेड बाय द केमिकल एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन कौन से, आरएनए हो गया बेटा, प्रोटीन हो गया, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है 1953 में मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सिमिलर एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं जिनसे शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस, दूसरे पिगमेंट्स मिले, ठीक है। और दूसरा भाई जब मेट्रियोट्स की जो एनालिसिस की गई तो उसके अंदर भी सेम कंडीशंस मिली। तो यही तो बताया गया है कि लाइफ इस तरीके से मतलब आई, ओरिजिन ऑफ लाइफ इस तरीके से हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है बेटा आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या आपकी चीजें बहुत जल्दी रिवाइज हो रही है नहीं। इस सीरीज का बेटा एक ही मतलब मेन मतलब ऑब्जेक्टिव है कि आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेटा कंप्लीट रिवाइज कराया जाए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और रिवीजन का मतलब यही है बेटा कि जल्दी जल्दी हम पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर से निकल सकें, ठीक है। एक्चुअली ये चैप्टर तो आपने डिटेल में पढ़ा ही होगा, तो कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपके मिसिंग है, एनसीईआरटी मिसिंग है, तो आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ से बेटा हमारा दूसरा जो टॉपिक शुरू होता है। और अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने लाइफ का ओरिजिन पढ़ा, ठीक है। तो लाइफ का ओरिजिन के अंदर हमने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पढ़ी, हमने जो एबायोजेनेसिस थ्योरी पढ़ी, हमने पेंस्पर्मिया थ्योरी पढ़ी, हमने बायोजेनेसिस थ्योरी पढ़ी, ठीक है, लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, और हमने केमिकल एवोल्यूशन पढ़ा, यानी कि जो मोस्ट जो एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी केमिकल एवोल्यूशन, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी मिलर और यूरे ने, उसकी कहानी हमने देख ली। अब बात ये है, चलो ठीक है, आपने बता दिया कि लाइफ इस तरीके से ओरिजिन हुई है, तो आप ये बताओ जो सिंपल ऑर्गेनिज्म से जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म बना है, इसको होने में बहुत स्लो और ग्रेजुअल और मिलियन ऑफ ईयर्स लगे। तो आपके पास कोई एविडेंस है बेटा? हमारे पास एविडेंसेस हैं, हम बता सकते हैं इस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। हमारे पास एविडेंसेस एवोल्यूशन के, और फिर हम देखेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला है, साइंटिस्ट ने किस तरीके से थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कौन से एविडेंसेस बेटा? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। और ये जो एविडेंसेस है बेटा सबसे ज्यादा मतलब फेवरेबल एविडेंसेस है, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब एविडेंसेस को तवज्जो दी गई है, दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड एविडेंसेस, और बहुत सही बताते हैं ये एविडेंसेस। देखो, पैलियोंटोलॉजी का मतलब क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स की स्टडी करना पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आप देखो फॉसिल्स मतलब व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स की अगर मैं बात करूं, फॉसिल्स हम किसको बोलते हैं? तो जो फॉसिल्स का मतलब है बेटा कि जो हार्ड पार्ट किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे मैं बात करूं नेल की या फिर मैं बोन की बात करूं, ठीक है, तो ये ना सेडिमेंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं।
अब ये सेडिमेंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल और सबसे ज़्यादा जो एविडेंस, ये जो पहले जो फॉसिल्स है बेटा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है। जैसे इस सेडिमेंट्री रॉक्स की ये लेयर है, ये 1 लेयर हो गई, ये 2 लेयर हो गई, ये 3 लेयर हो गई, चौथी लेयर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो सपोज एक मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो सपोज यहाँ पर एक ए ऑर्गेनिज्म है, ऑलराइट, जो सपोज यहाँ पर ये ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पर ये बी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब यहाँ पर कोई और एक ऑर्गेनिज्म मरा बेटा और इसी का कोई हार्ड पार्ट है ना, मतलब डिपॉजिट हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब अर्थ की कंपोजिशन भी चेंज हो रही है, ऑलराइट। तो यहाँ पे ए ऑर्गेनिज्म मिला बेटा, ये ओल्डेस्ट फॉसिल्स है, ये क्या है, ओल्डेस्ट फॉसिल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और जो डी है बेटा ये न्यूएस्ट लेयर है, और ये क्या होगा बेटा, न्यूएस्ट फॉसिल होगा। अब देखो जब ए ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो उस टाइम पे अर्थ की कुछ जियोलॉजिकल कंडीशंस रही होंगी। बी की जब डेथ हुई बेटा, इस टाइम पे जब लेयर डिपोजिशन हुई है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अर्थ की क्या हो रही है, दूसरी डिपोजिशन हुई होगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी। इसी तरीके से सी और इसी तरीके से डी। तो हम ए को निकाल के हम स्टडी कर सकते हैं कि ये पहले कितने साल पहले मतलब प्रेजेंट था, एज ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। एज ऑफ फॉसिल्स निकालने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, जैसे कार्बन 14 हो गया, रेडियो एक्टिव मेथड हो गया, और जो लेकिन जो मोस्ट मतलब सही जो बताता है दैट इज इलेक्ट्रो ESR, ठीक है, इलेक्ट्रोस्पिन रेजोनेंस मेथड। ये बताता है बेटा किसके बारे में, ये बताता है एज ऑफ फॉसिल्स के बारे में, ठीक है। तो जो फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ दैट आर फाउंड इन रॉक्स। एज ऑफ फॉसिल्स रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से निकालते बेटा। फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट दैट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड, all right, and rocks from sediments at a cross section of earth's crust indicate the arrangement of sediments over other during the long history of earth। यही बता रहा है बेटा कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई उसके ऊपर फिर सेडिमेंट की डिपोजिशन हुई, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ की कंडीशन चेंज होती रही है। तो जब ए ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे मतलब फॉसिल मिला होगा तो यहाँ पे अर्थ की कंडीशन कुछ हो रही होगी। बी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिला यहाँ पे अर्थ की बेटा कंडीशन कुछ हो रही होगी, सी और डी। इसी तरीके से जो न्यूएस्ट लेयर है बेटा, यहाँ पे न्यूएस्ट फॉसिल मिलेगा, ठीक है। तो फॉसिल्स का मतलब है कोई भी हार्ड पार्ट, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो डिपॉजिट हो जाता है सेडिमेंट्स के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉसिल्स। तो पहला एविडेंसेस तो यही है। अब फॉसिल्स का बेटा एक अगर मैं बात करूं आर्कियोप्टेरिक्स की, एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, इसका एग्जाम्पल होगा आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है बेटा, आर्कियोप्टेरिक्स ये क्या है, कनेक्ट, ये मिसिंग लिंक है, ठीक है। ये क्या है बेटा, मिसिंग लिंक किस किस के बीच में, ये है मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। किसके बीच में बेटा, रेप्टाइल एंड बर्ड। ऑलराइट, रेप्टाइल और बर्ड दोनों के कैरेक्टर हैं। रेप्टाइल के क्या क्या कैरेक्टर है बेटा, कि इसके अंदर वीक स्टर्नम प्रेजेंट होता है, ठीक है, वीक स्टर्नम प्रेजेंट होता है, ऑलराइट। और यहाँ पर टिथ प्रेजेंट होंगे किसके अंदर बेटा, जॉ के अंदर। बर्ड की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर क्या होगा कि बीक प्रेजेंट होगी, ठीक है। फेदर्स यहां पर क्या होंगे बेटा, फेदर्स प्रेजेंट होंगे, ऑलराइट। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स बताता है, इसके फॉसिल्स मिले हैं बेटा। आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स कहाँ मिले बेटा, जर्मनी से इसके फॉसिल्स मिले। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो बर्ड्स है वो इवॉल्व हुए हैं बेटा रेप्टाइल से, ठीक है, क्योंकि रेप्टाइल और बर्ड दोनों के कैरेक्टर हैं किसके पास, आर्कियोप्टेरिक्स के पास। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस आपके सामने है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिफरेंट एज सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट्स। सम ऑफ देम अपीयर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जैसे कि और अब हम ये नहीं बता सकते कि जो मतलब जैसे बी जो ऑर्गेनिज्म है और जो सी जो ऑर्गेनिज्म किसी सेडिमेंट किसी लेयर के अंदर मिला तो ये एडवांस होगा या फिर मोर एडवांस होगा या लेस एडवांस होगा। ये तब पता चलेगा बेटा जब हम उस ऑर्गेनिज्म के क्या करेंगे, कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरा जो एविडेंस है बेटा वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। क्या है बेटा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। और एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं बेटा, अर्नेस्ट हैकल ने एक टर्म दी, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने बेटा एक टर्म दी दैट इज ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। क्या दी बेटा, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी, ठीक है, ठीक है।
देखो, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी का मतलब क्या है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर वो अपने अडल्ट के एंसेस्टर को, अडल्ट जो एंसेस्टर है बेटा, उसके अडल्ट कैरेक्टर को शो करेगा। दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। सबसे पहले अर्नेस्ट हाइकल इसके बारे में बताते हैं और लॉ देते हैं, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म की जब डेवलपमेंट हो रही है तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अपने अडल्ट एंसेस्टर के कैरेक्टर को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसी को मैं एग्जाम्पल की तरीके से मैं बात करती हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वर्टिब्रेट हार्ट, अगर मैं हार्ट की बात करूं तो सबसे पहले, अगर मैं मैमल्स के हार्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 2 चैम्बर बनेगा बेटा, ठीक है, फिर क्या बनेगा, 3 चैम्बर बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, 4 चैम्बर। तो ये क्या कह रहा है, तो स्टार्टिंग के अंदर तो डायरेक्ट तो 4 चैम्बर नहीं बन रहा है भाई। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात मैं बता रही हूँ कि अर्नेस्ट हाइकल ने क्या टर्म दी थी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, कि जब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो वो अपने एंसेस्टर के अडल्ट कैरेक्टर को शो करेगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं मैमल के हार्ट की, पहले 2 चैम्बर बना, 3 चैम्बर बना, 4 चैम्बर, ठीक है। तो पहले जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डेवलपमेंट हो रही है तो 2 चैम्बर किसका हार्ट है बेटा, फिश का, ठीक है। 3 चैम्बर एम्फीबियंस का, किसका बेटा, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, और जो 4th चैम्बर है बेटा वो किसका, बर्ड्स का एंड मैमल्स का। तो यही तो कह रहा है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी तो पहले किसके कैरेक्टर को शो करेगा, अपने अडल्ट के, अपने एंसेस्टर के अडल्ट कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली डिसअप्रूव कर दिया किसने, वॉन, ये तो बेटा किसने डिसअप्रूव किया बेटा, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने इसको क्या कर दिया, डिसअप्रूव किया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, अर्नेस्ट हाइकल की अगर मैं बात करूं, बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन अडल्ट एग्जांपल एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट्स डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट फंक्शनल ओनली फिशेज एंड नॉट फाउंड इन अनदर अडल्ट वर्टिब्रेट्स। इस पूरी की पूरी कहानी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गिल स्लिट की बात करूं, ठीक है, तो गिल स्लिट है बेटा वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये फिशेज के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। आप देखो फिशेज के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर और अडल्ट स्टेज के अंदर गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अडल्ट स्टेज का उसका फंक्शन क्या होगा, रेस्पिरेशन का। और अगर मैं हमारे अंदर अगर मैं बात करूं तो जो गिल स्लिट है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो प्रेजेंट होंगी, ठीक है, लेकिन वहां पर ये रेस्पिरेशन का काम नहीं करेंगी। तो कार्ल जो वॉन बेयर क्या कह रहे हैं कि बेटा वो अपने कैरेक्टर को शो तो करेगा लेकिन अडल्ट वर्ड वहां से आप हटा दो। और उन्होंने क्या बोला, ही नोटेड दैट embryos never pass through the adult stages of their other animals। क्या मेरी बात समझ में आई भाई? सिंपल सी बात करूं, अगर मैं यहाँ पर फिशेज की बात करूं, ठीक है, फिशेज की अगर मैं बात करती हूं तो फिशेज के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज और अडल्ट स्टेज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज और अडल्ट स्टेज की मैं बात करती हूं तो गिल स्लिट प्रेजेंट होंगी यहाँ पर भी, ठीक है, और गिल स्लिट यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगी, गिल स्लिट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूं तो गिल स्लिट है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो प्रेजेंट होंगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर तो प्रेजेंट होंगी, लेकिन अडल्ट के अंदर ये क्या होंगी बेटा, एब्सेंट होंगी। अडल्ट के अंदर क्या होंगी बेटा, एब्सेंट होंगी। लेकिन यहाँ पर रोल देखा गया इनका रेस्पिरेशन का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नो रोल इन रेस्पिरेशन, रोल नहीं देखा गया बेटा किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी रोल यहां पर देखा नहीं गया। तो कार्ल अर्नेस्ट हाइकल ने क्या बोला कि ठीक है, अर्नेस्ट हाइकल ने ये बोला कि जब कोई भी मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बेटा जो डेवलपमेंट हो रही है उस टाइम पे वो अपने एंसेस्टर के अडल्ट कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये डिनाई कर दी कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने, और उन्होंने बोला कि ठीक है कैरेक्टर को तो शो करेगा लेकिन वहां से आपको अडल्ट वर्ड आपको हटाना पड़ेगा। तो ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ द अदर एनिमल्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, अनदर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस के बारे में तो सबसे पहले इसके अंदर हम होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन की बात करेंगे, ठीक है।
होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं। एनालोगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करते, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन के अंदर क्या होगा बेटा, यहां पर इंटरनल और फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होगी, इंटरनल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर यहां पर क्या होगी बेटा, सेम होगी। और यहां पर ओरिजिन आपको क्या देखना मिलेगा, सेम मिलेगा। फंक्शन में और मे नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा, ओरिजिन तो डिफरेंट होगा, ठीक है, ओरिजिन तो क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, लेकिन एनालोगस ऑर्गन के अंदर फंक्शन सेम देखा गया है। एनालोगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करते, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। और जो होमोलोगस ऑर्गन बेटा कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, ठीक है, और ये क्या शो करेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करेंगे। किसको शो करेंगे बेटा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करेंगे होमोलोगस ऑर्गन। किसको बेटा, होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। और अगर मैं बात करूं एनालोगस ऑर्गन, तो एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब देखो यहीं पर सिमिलर बट डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन डिफरेंट नीड। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या हुआ बेटा, एक ये कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। इस कॉमन एंसेस्टर से बेटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म निकले। जैसे एक चला गया बेटा पोलर रीजन के अंदर रहने, एक चला गया डेजर्ट के अंदर रहने, ठीक है। तो यहाँ पर पोलर रीजन के अंदर रहेगा, डेजर्ट के अंदर रहेगा, तो यहाँ पर हैबिटेट अलग है, हैबिटेट अलग है तो नीड अलग होगी, तो अडेप्टेशंस क्या होगी, अलग होंगी। तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को क्या करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल एक कॉमन एंसेस्टर ये बेटा, एक कॉमन एंसेस्टर ये है, कॉमन इनसे निकला A1, इनसे निकला A2 और इनसे निकला A3, ठीक है। और यहां पर इससे निकला B1, इससे निकला B2 और इससे निकला B3, ठीक है। तो ये इनका एंसेस्टर तो अलग अलग होंगे, लेकिन A3 और B2 के अडेप्टेशन सेम है, नीड सेम है। क्यों, क्योंकि इनका हैबिटेट क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्यों, और ये क्या करेंगे, सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब कि होमोलोगस शो करेगा कॉमन एंसेस्ट्री को, एनालोगस कॉमन एंसेस्ट्री को शो नहीं करेगा। ये किसका एग्जांपल होगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये शो करता है फंक्शन डिफरेंट, यहां पर सिमिलर। और ये वाली बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। कुछ यहां पर एग्जांपल देखे गए बेटा, जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड वर्टिब्रेट्स ऑफ ब्रेन, ऑलराइट, वर्टिब्रेट ब्रेन। अगर मैं 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैन की, चीता की, ठीक है, वेल की और बैट की, ठीक है। तो इनका मतलब होमोलोगस ऑर्गन के ये एग्जांपल हैं बेटा। इनका फंक्शन अलग अलग है। मैन के जो 4 लिम्स है वो किस में हेल्प करेंगे बेटा, होल्डिंग में हेल्प करेंगे। चीता के किस में हेल्प करेंगे बेटा, रनिंग में हेल्प करेंगे। वेल के किस में हेल्प करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। और बैट के किस में हेल्प करेंगे, फ्लाइंग में हेल्प करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंडल ऑफ क्यूकर बेटा, दोनों का ओरिजिन सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या है बेटा, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है। क्या है, मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो थॉर्न है वो किस में हेल्प करता है बेटा, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और जो टेंड्रिल है बेटा वो किस में हेल्प करेगा, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। तो फंक्शन क्या हो गए, यहां से अलग हो गए। इसी तरीके से अगर मैं एनालोगस ऑर्गन की बात करूं, तो एनालोगस ऑर्गन के अंदर क्या होगा बेटा, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ठीक है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, दोनों के विंग्स किस में हेल्प करते हैं बेटा, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। लेकिन जो बटरफ्लाई और बर्ड, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, बर्ड बेटा आपका वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का विजन में हेल्प है, लेकिन ऑक्टोपस बिलोंग करता है मोलस्का से, और मैमल्स बेटा आपके आते हैं किसके अंदर, ये वर्टिब्रेट है, ये इनवर्टिब्रेट है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन क्या बेटा बर्ड, डॉल्फिन क्या बेटा मैमल है, लेकिन दोनों ही स्विमिंग में हेल्प करते हैं। और अगर मैं बात करूं, स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है, और जो पोटैटो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों ही किस में हेल्प करते हैं बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड। किस में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड में ये हेल्प करते हैं। तो यानी कि फंक्शन सबका क्या है, सेम है, लेकिन ओरिजिन अलग हो गई। इसी तरीके से जो एनालोगस ऑर्गन है बेटा वो किसको शो करते हैं, अडेप्टिव रेडिएशंस को।
सॉरी, एनालोगस ऑर्गन एडेप्टिव रेडिएशन को, एडेप्टिव रेडिएशन को होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं, ठीक है। एनालोगस ऑर्गन का मतलब है बेटा, एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं, ठीक है। किसको शो करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि अगर प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल मैमल की, अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की बात करूं, इफ मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अगर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया के ऊपर हो रही है बेटा, तो वो क्या शो करते हैं? वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीएटर, वो इनके पास सिमिलर एडेप्टेशन होंगे क्योंकि सिमिलर हैबिटेट हो गया। नंबेड एंटीएटर लेमर स्पॉटेड कैस्कस से सिमिलर है, बॉबकैट टैस्मेनियन टाइगर कैट से, ठीक है। ये जब हम अडेप्टिव रेडिएशन अभी करेंगे तो उसके बाद हम करेंगे। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। फॉर एग्जांपल सिमिलरिटी इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्मिंग एन गिवन फंक्शन अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री। मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जीन हमारे अंदर मिल रहा है, एक पर्टिकुलर जीन कहीं पे मिल रहा है बेटा, चिंपैंजी के अंदर मिल रहा है, लेकिन उस जीन का फंक्शन क्या है? सेम है। इसका मतलब हम दोनों का कोई ना कोई ओरिजिन क्या होगा? सेम होगा। और ये किसको मतलब इंडिकेट करता है? कॉमन एंसेस्ट्री को। बायोकेमिकल एविडेंसेस भी है हमारे पास बेटा, बायोकेमिस्ट्री के एविडेंसेस भी हैं। और बायोकेमिस्ट्री के एविडेंसेस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा थायरोक्सिन, ये जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है बेटा, ये हमारे अंदर भी प्रेजेंट होता है और ये फ्रॉग के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फ्रॉग के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस शो करता है। क्या शो करता है? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तभी जो लार्वा है फ्रॉग का, वो अडल्ट के अंदर क्या होगा बेटा? ट्रांसफर होगा, अगर थायरोक्सिन हार्मोन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ब्लड और लिम्फ की कंपोजिशन भी क्या है बेटा? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी? सेम होगी। और अगर मैं बात करूं जैसे कि जो एंजाइम है अमाइलेज हो गया और जो ट्रिप्सिन हो गया, वो पोरीफेरा से लेके बेटा मतलब हमारे अंदर प्रेजेंट है। यानी कि पोरीफेरा ले लो, पोरीफेरा से लेके मैमल्स तक ये प्रेजेंट है। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो कॉमन एंसेस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा? एविडेंसेस है। तो एविडेंसेस के अंदर हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोकेमिस्ट्रिकल एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हमने बात कर ली है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा किसकी? अडेप्टिव रेडिएशंस की, ठीक है। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? कि अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है बेटा कि कॉमन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफिकल हैबिटेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन का बहुत एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है जो है डार्विन फिंच, ठीक है। डार्विन फिंच एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है बेटा किसका? अडेप्टिव रेडिएशन का। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि डार्विन जी जो जहाज का मतलब यूज करके और भ्रमण करने निकले थे उसका नाम है HMS बीगल, ठीक है। वो साउथ अमेरिका पहुंचे, ठीक है। वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक जो ओरिजिनल जो बर्ड थी बेटा वो थी सीड ईटिंग, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कहानी है पूरी की पूरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है। अलग अलग टुकड़ों के अंदर पूरा का पूरा बेटा साउथ अमेरिका ब्रेक हुआ, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे क्या बने? टुकड़े बने, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। अब बेटा अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो डार्विन फिंचेस जहां पर इन्होंने स्टडी की वो थी गैलापागोस आइलैंड, और जो गैलापागोस आइलैंड है बेटा 22 छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बनाए। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा, ठीक है, तो मतलब एक आइलैंड के ऊपर जो सपोज कैक्टस प्रेजेंट था, जब टुकड़े टूटे तो एक टुकड़े के ऊपर बेटा जो सपोज कैक्टस था, एक टुकड़े के ऊपर जो सपोज इंसेक्ट थे, एक टुकड़े के ऊपर सिर्फ फ्रूट्स थे, और जो ओरिजिनल जो बर्ड थी जो सपोज एक ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इस बड़े एरिया के पास बेटा ओरिजिनल एक बर्ड है जो सीड ईटिंग बर्ड है। क्या है? सीड ईटिंग बर्ड। मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ कि अडेप्टिव रेडिएशन हम बोलते किसको है भाई? एक बड़ा सा टुकड़ा है जस्ट सपोज, ठीक है, सीड ईटिंग बर्ड। अब ये टुकड़े इसके ना बहुत सारे टुकड़े हो गए, जस्ट सपोज एक टुकड़ा ये हो गया, 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 ठीक है। यहाँ पर जो सपोज कैक्टस प्रेजेंट है, यहाँ पे इंसेक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ मतलब ग्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे मतलब फ्रूट प्रेजेंट है। तो भाई बर्ड को जिंदा रहने के लिए अब खाना तो खाना पड़ेगा। तो क्या हुआ? यहाँ पर हैबिटेट अलग अलग हो गया, ठीक है। हैबिटेट अलग अलग हो गया तो नीड भी क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। इस तरीके से नई नई अडेप्टेशंस आई और कुछ टाइम के बाद बेटा एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ।
अब जो सीड ईटिंग जो बर्ड थी उन्होंने अपनी बीक को मॉडिफाई कर लिया कैक्टस खाने के लिए, ठीक है। किसी ने मॉडिफाई कर लिया जिसकी लंबी चोंच होगी बेटा, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट थे, इंसेक्ट प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या है बेटा, एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर है और यहां से अलग अलग क्या हुई बेटा, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि the process of evolution of different species in a given geographical starting from a common point and literally radiating to the other habitat is adaptive radiation। और स्मॉल जो ब्लैक बर्ड थी जिनको डार्विन फिंच बोला, क्योंकि डार्विन जी ने उनके ऊपर क्या किया था बेटा, स्टडी किया था, हाँ या ना। इवॉल्व फ्रॉम सीड ईटिंग बर्ड इन द गैलापागोस आइलैंड, जो ओरिजिनल जो बर्ड थी वो सीड ईटिंग थी, उसके बाद कैक्टस इंसेक्ट ईटिंग हो गया, फूड ग्रेन ईटिंग और सीड ईटिंग बन गई, ठीक है। कुछ इंसेक्टिवोरस बन गई, कुछ वेजिटेरियन बन गई। इसी तरीके से और एक एग्जांपल आता है बेटा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, जो मार्सुपियल रेडिएशन हुई, कुछ बेटा हैबिटेट अलग हो गया, नीड अलग तो अडेप्टेशन अलग, कुछ टेस्मेनियन वुल्फ बन गया, कुछ टाइगर कैट, बैंडेड ईटर, मार्सुपियल रेड, वोम्बैट, कैंगैरू, बैंडिकूट, कोयला, मार्सुपियल मोल एंड सुगर ग्लाइडर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है बेटा अडेप्टिव रेडिएशंस के। लेकिन अगर मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अगर एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हो रही है तो बेटा वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगी। वैसे तो सिंगल एडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रही है, ठीक है, मतलब एक कॉमन पॉइंट से चीजें रेडिएट हो रही है, यही तो बोला ना। एक कॉमन आइसोलेटेड एरिया पे जो सीड ईटिंग बर्ड थी वो अलग अलग हैबिटेट के ऊपर डाइवर्ज हो गई, तो यही तो किसको एग्जांपल, किसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तो इसी को बोलते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, जस्ट सपोज यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा कॉमन एंसेस्टर है, ऑलराइट, और ये एक बेटा पोलर रीजन है, ठीक है, और ये बेटा डेजर्ट है, ये क्या है बेटा, डेजर्ट है, ठीक है। अब अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्लेसेंटल मैमल की बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्लेसेंटल मैमल की बात कर रही हूँ। और प्लेसेंटल मैमल से बेटा मतलब रेडिएट करिए, कोई मोल बना है, ठीक है, कोई मोल बना है पोलर रीजन के अंदर, जो सपोज एंटीएटर पहुंच गया, एंटीएटर पहुंच गया, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करती हूँ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी क्या शो कर रहा है बेटा, अडेप्टिव रेडिएशन, और यहां पर जैसे एंटीएटर है तो यहां पर क्या पहुंच गया बेटा, नंबेट पहुंच गया, ठीक है, मतलब पोलर रीजन, यानी कि पोलर रीजन सेम था, हैबिटेट सेम है। अब देखो यहां पर एक अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है, यहां पर दूसरी अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है। अगर मैं ये पूछूं कि प्लेसेंटल मैमल किसका एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल किसका एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन का, इफ मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया देन दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर हैबिटेट सेम है तो नीड सेम होगी, अडेप्टेशन सेम होगी, तो यहाँ पर जो हैबिटेट सेम हो गया तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, सेम अडेप्टेशन शो करेंगे, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। तो यही बात है, इफ मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कि मोल है सिमिलर टू मार्सुपियल मोल, एंटीएटर इज सिमिलर टू नंबेट, माउस इज सिमिलर टू मार्सुपियल माउस, लेमर इज सिमिलर टू स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वेरल इज सिमिलर टू फ्लाइंग फेलेंजर, बॉब कैट इज सिमिलर टू टेस्मेनियन टाइगर कैट एंड वुल्फ इज सिमिलर टू द टेस्मेनियन वुल्फ। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं, बताओ जल्दी से, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई कि भाई अगर सिंगल, ये तो किसका एग्जांपल अडेप्टिव रेडिएशन का, ये किसका एग्जांपल अडेप्टिव रेडिएशन का, इफ मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया देन दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि हैबिटेट सेम, नीड सेम एंड अडेप्टेशन सेम। क्या ये मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करते हैं थ्योरीज की। किसकी बात करेंगे बेटा, अब हम बात करेंगे थ्योरीज की। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, एक बार हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो एक बार हम किसके बारे में बात करते हैं, अभी तक हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, तो एक बार हम देख लेते। तो सबसे पहले हमने देख लिया यूनिवर्स का ओरिजिन, फिर हमने देखा किसका, अर्थ का ओरिजिन। अर्थ के ओरिजिन के बाद बेटा किसकी और बात की ही हमने,
हमने बात करी कि लाइफ के ओरिजिन को समझने के लिए हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, जैसे कि सबसे पहले हमने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी पढ़ी, पेंस्पर्मिया थ्योरी पढ़ी, बायोजेनेसिस पढ़ी, बायोजेनेसिस पढ़ी और केमिकल एवोल्यूशन पढ़ा। ठीक है, फिर हमने बात की एविडेंसेस की, जिसके अंदर हम पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस और उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस, बायोकेमिस्ट्री एविडेंसेस देखे। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अडेप्टिव रेडिएशन किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। ठीक है, इफ मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन हैपनिंग इन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, तो ये क्या शो करती है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये देख लिया। अब हम बात करेंगे एविडेंसेस तो देख लिया, अब हम बात करेंगे कि थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला, किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, अब हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैमार्किज्म थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ inheritance of acquired character। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले इन्होंने 4 पोस्टुलेट दी थी। पहली पोस्टुलेट क्या थी बेटा, पहली पोस्टुलेट तो ये थी कि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है और इस इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से हमारी बॉडी के ऑर्गन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, और एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे, और एनवायरनमेंट के अंदर बेटा चेंजेस आएंगे, और इसके लिए बेटा अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आए तो इसका मतलब न्यू नीड क्या होंगी बेटा, डेवलप होंगी। क्या डेवलप होंगी बेटा, न्यू नीड डेवलप होंगी। उसके चक्कर में हम क्या तो कोई अपने ऑर्गन को ज्यादा यूज करेंगे या फिर क्या करेंगे, डिसयूज करेंगे। अगर यूज किया तो वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप, डिसयूज किया तो वो डिग्रेड हो जाएगा। और जो जो कैरेक्टर हम हमारी लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर करेंगे तो वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो आगे इनहेरिट करेंगे। तो ये कुछ 4 पोस्टुलेट थी। ये क्या थी बेटा, 4 पोस्टुलेट। देखो लेमार्क जी ने क्या बोला, लेमार्क जी ने बोला, सबसे पहला पॉइंट बोला कि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ऑर्गन साइज है वो बढ़ता है। ठीक है, फिर बोला एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होंगे, न्यू नीड्स डेवलप आएंगी। अब उन नीड को बेटा पूरी करने के लिए क्या तो हम अपने ऑर्गन का ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर हम डिसयूज कर सकते हैं। तो अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा डेवलप होगा, और अगर हम कम यूज करेंगे तो बेटा वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी कैरेक्टर हम अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर कर रहे हैं वो आगे जनरेशन के अंदर इनहेरिट होगा। इसीलिए जो लेमार्क थ्योरी को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया किसका, जिराफ का। इन्होंने बोला कि पहले छोटी छोटी हर्ब शर्ब थी। ठीक है, पहले जो जिराफ का साइज है कुत्ते के जितना होता था, मतलब डॉग साइज का जिराफ होता था, क्योंकि उनको खाना इजीली अवेलेबल था। तो जैसे जैसे कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हुआ, हार्बोर्ड सर्ब का भी एवोल्यूशन होगा, एंजियोस्पर्म बने, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बने। ठीक है, तो अब जिराफ को खाना मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपने 4 लिम्ब को और नेक को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो कैरेक्टर है वो अडेप्ट हो गया और आगे मतलब एक्यूमुलेशन हो गया इन सारे कैरेक्टर का, और ये आगे चल के इनहेरिट हो गया। ठीक है, तो ये बोला इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेकिन ये जो थ्योरी है मतलब यही ना कि पहले भाई अगर आप जितना ज्यादा यूज करोगे ऑर्गन को, वो ये तो पॉइंट ठीक है, लेकिन ये हर जगह भी वैलिड नहीं है। ठीक है, कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप आई जैसे कोई ऑर्गन है, जैसे सपोज आप जिम कर रहे हो, स्टार्टिंग के अंदर आपकी मसल्स इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन आप ज्यादा मतलब डंबल शंबल उठाओगे तो आपकी मसल्स डेवलप हो गई। ठीक है, मतलब यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ हुआ। अब अगर आप आईज है, अगर आईज को आप प्रॉपर रेस्ट नहीं दोगे तो आईज की जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये वैलिड जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट वैलिड हर जगह नहीं हुआ। तो इन्होंने बोला कि भाई पहले तो जिराफ का साइज एक डॉग साइज जितना हुआ, लेकिन उसके बाद कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हुआ, जो हर्ब्स और जो शर्ब्स हैं वो क्या हुई, हर्ब्स और जो शर्ब्स है उनका एवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से जिराफ को खाना प्रॉपर मिल नहीं रहा था। 4 लिम्स और नेक को उन्होंने क्या किया बेटा, स्ट्रेच करना शुरू किया। 4 लिम्स और नेक को स्ट्रेच करना शुरू किया, और जो अब जो जिराफ है उनकी गर्दन लंबी है, 4 लिम्स लंबे है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि एक इनका ये जो थ्योरी है मेरा प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड हुई। ठीक है, डिसअप्रूव की किसने, मतलब विजमैन जी ने। ठीक है, डिसअप्रूव की किसने बेटा, विजमैन ने। विजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, विजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ
जर्म प्लाज्म, विजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है, ये बात थी, विजमैन थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा बताओ कि एक रेसलर का बेटा है, उसने तो वो कैरेक्टर इनहेरिट कर दिया, तो उसके बच्चे में भी वही होना चाहिए, मतलब बच्चा भी रेसलर पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो इन्होंने बोला कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के मतलब प्रोटोप्लाज्म होते हैं, एक तो जर्म प्लाज्म और दूसरा सोमैटोप्लाज्म, ठीक है। अगर कोई चेंज जर्म प्लाज्म में हुआ है तभी वही आगे इनहेरिट होगा, अदरवाइज सोमैटोप्लाज्म के अंदर अगर कोई चेंज हुआ है तो वो आगे इनहेरिट नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने डिसअप्रूव किया, कैसे इन्होंने क्या किया बेटा, एक कुत्ते मतलब एक माइस की मतलब जो चूहे की पूंछ ली और 22 जनरेशन तक कट करते रहे, क्योंकि इन्होंने तो बोला ना कि अगर मैं एक बार कट करूंगा तो ये जो कैरेक्टर है वो तो एक्वायर कर लिया और आगे वाली जनरेशन है उसके पास भी जो नया चूहा, जो नेक्स्ट जनरेशन का जो चूहा होगा उनमें भी वो नहीं मिलेगी, पूंछ नहीं मिलेगी, इन्होंने ऐसा बोला। लेकिन भाई ये जो है ना 22 जनरेशन तक की पूछ जो चूहे की पूंछ काटते रहे, लेकिन हर टाइम पे उनको चूहे की मतलब चूहा मिला, वो भी पूंछ के साथ, कोई भी लेंथ के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। तब इन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर अगर एक्वायर कर ले वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर है अगर चेंज जर्म प्लाज्म के अंदर हुआ है तो ही वो आगे इनहेरिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी आई बेटा वो थी थ्योरी ऑफ डार्विन की थ्योरी, और डार्विन की थ्योरी नाम है बेटा वो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर मतलब एक बार आप पॉइंट्स देख लेते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले एक कुछ पॉइंट्स है, इन्होंने गैलापागोस आइलैंड को विजिट किया, HMS बीगल इनकी जहाज का नाम था, और इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि, और ये ना ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। मतलब जब ये अपना गैलापागोस आइलैंड के ऊपर काम कर रहे थे ना, उसी टाइम पे बेटा एक साइंटिस्ट थे मतलब वेलेस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एल्फ्रेड रूसेल वेलेस साइंटिस्ट थे, वो मैले आर्किपेलागो के अंदर काम कर रहे थे, और उन्होंने अपना मतलब सारा का सारा जो डेटा था, जो भी रिसर्च का भी जो भी डेटा था, ऑब्जर्वेशन थी, वो एनवेलप में डाली, लिफाफे के अंदर पैक किया और डार्विन जी को पहुंचाया, और ये सोचा कि भाई उस टाइम पे मैं भी काम कर रहा हूँ और गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन जी भी काम कर रहे थे, दोनों की ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा, सेम थी। और ये ज्यादा प्रभावित हुए जो मतलब जो थॉमस माल्थस ने जो ऐसे दिया थ्योरी मतलब ऐसे उन पॉपुलेशन दिया थॉमस माल्थस ने कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है बेटा वो तो ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है, लेकिन जो रिसोर्सेज का जो साइज जो रिसोर्सेज है बेटा वो अर्थमेटिकली बढ़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस थ्योरी से भी ये मतलब इनके काम से भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अब हम बात कर लेते हैं कि डार्विन जी ने अपनी थ्योरीज के अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए। तो डार्विन जी की एक ही बात बेटा मतलब खटकती है कि इनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी किसकी, वेरिएशंस की। तो बिना वेरिएशन तो एवोल्यूशन होगा नहीं, जितनी कम वेरिएशन उतना ज्यादा एवोल्यूशन, नो वेरिएशन नो एवोल्यूशन, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अब मतलब अगर एवोल्यूशन हुआ है तो मतलब वेरिएशंस तो आ रही होंगी। तो डार्विन जी ने अपने पोस्टुलेट के अंदर क्या बोला, डार्विन जी ने सबसे पहला बोला कि बेटा हर एक मतलब इंडिविजुअल के पास कैपेसिटी है किसकी, रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है। मैक्सिमम वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वो पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहेगा एक्सेप्ट सम सीजनल मतलब फ्लक्चुएशंस। क्यों रहेगा, क्योंकि बेटा अगर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल उसने 10 बच्चों को जन्म दिया है, सिर्फ 2 के पास प्रॉपर फूड और मतलब शेल्टर है, लेकिन जो 8 वाले जो बच्चे 8 है बेटा वो सारे के सारे जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों, क्योंकि इन 8 में फूड एंड शेल्टर के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई, फूड एंड शेल्टर के लिए कंपटीशन होगा। तभी इन्होंने बोला चाहे बेशक हर एक इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम पोटेंशियल है रिप्रोड्यूस होने का, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ओवर रिप्रोडक्शन होगा तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो कंपटीशन होगा, ठीक है। चाहे वो कंपटीशन एनवायरनमेंट और इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है, या फिर कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक हो सकता है बिटवीन 2 इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, या फिर इंटर स्पेसिफिक हो सकता है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। जब कंपटीशन होगा
तो वो आपस में लड़ेंगे, किसके लिए? स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा। क्या होगा बेटा? स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर क्या बोला इन्होंने कि जो वेरिएशन है ना पॉपुलेशन के अंदर क्या है बेटा? इनबिल्ट है। ठीक है, वेरिएशन पॉपुलेशन के अंदर क्या है बेटा? इनबिल्ट है। जो वेरिएशन है ना वो यूजफुल भी होती है और हार्मफुल भी होती है, और जो यूजफुल जो वेरिएशन है इन्हीं को डार्विन जी ने बोला अडेप्टिव वेरिएशंस। ठीक है, क्या बोला? अडेप्टिव वेरिएशन की ये जो वेरिएशंस है इंडिविजुअल को अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो जितनी ज्यादा यूजफुल वेरिएशन, जितनी ज्यादा अडेप्टिव वेरिएशन, उतनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा चांसेस होगा कि मतलब ये जो इंडिविजुअल है नेचर इसको सिलेक्ट कर ले। ठीक है, फॉर सर्वाइवल। जब यही जो इंडिविजुअल है जब अडल्ट स्टेज के अंदर पहुंचेगा तो बेटा क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। तो वहां पर क्या होगा बेटा? नेचुरल सिलेक्शन होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि जस्ट सपोज एक इंडिविजुअल के अंदर यूजफुल वेरिएशन है और हार्मफुल वेरिएशन है। ठीक है, तो इन्होंने ज्यादा फोकस डार्विन जी ने यूजफुल वेरिएशन के ऊपर ही किया कि जितनी ज्यादा यूजफुल वेरिएशन उतनी ज्यादा अडेप्टिव कैपेबिलिटी। ठीक है, और उतनी ज्यादा अडेप्टिव कैपेबिलिटी तो बेटा वो सर्वाइव करेगा, नेचर मतलब नेचर उसको सिलेक्ट करेगा फॉर सर्वाइवल। जब ये अपनी एडल्ट स्टेज के ऊपर पहुंचेगा तो ये रिप्रोड्यूस करेगा, और इसके और जो फीमेल है बेटा उस इंडिविजुअल के साथ मतलब मेट करेगी जो ज्यादा हेल्दी होगा, जिसके ज्यादा गैमेट स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि नेचर ने इस इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है, तो जितने ज्यादा इंडिविजुअल का ऑफस्प्रिंग, जितने ज्यादा मतलब ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब उतना मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस। यहां पर डार्विन जी ने एक टर्म दी फिटनेस, और फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। वही इंडिविजुअल का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है बेटा जिसके सबसे ज्यादा क्या है? ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, तो जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग इसका मतलब क्या? उस इंडिविजुअल का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। और नेचुरल सिलेक्शन ही क्या है बेटा? एक एवोल्यूशनरी फोर्स है जो हेल्प करता है एक न्यू स्पीशीज को जनरेशन में। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है बेटा? किसके बारे में बताई? ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स थे किसके? डार्विन जी के। कि सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो मतलब पॉपुलेशन तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। और जो वेरिएशन इसके हिसाब से, जो वेरिएशन बेटा इनके हिसाब से, डार्विन जी के हिसाब से स्मॉल थी। ठीक है, डायरेक्शनल थी, स्मॉल थी, डायरेक्शनल थी। ठीक है, और इनबिल्ट इन पॉपुलेशन थी। ठीक है, क्या थी? इनबिल्ट इन पॉपुलेशन। तो पहले तो कंडीशन यहीं पे अब देखो कि जैसे सपोज एक इंडिविजुअल ए है। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल से बी इंडिविजुअल बना और बी से क्या बना? सी बना। ठीक है, जैसे सपोज ए मोर डेवलप्ड है, बी लेस डेवलप्ड है, सी मोर डेवलप्ड है, तो जो सी है बेटा वो मोर डेवलप भी हो सकता है और लेस डेवलप भी हो सकता है। ये हम बता सकते हैं तब बता सकते हैं तब हम सी इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। हाँ या ना? तो यहाँ पर ये वाली बात तो खत्म ही हो गई बेटा कि जो डायरेक्शनल है, डायरेक्शन लेस प्रोसेस है, तो एक तो यही डीमेरिट आ गई इनकी। ठीक है, ऑलराइट। तो ये पूरी की पूरी कहानी बेटा मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखी कि किस तरीके से जो नेचुरल सिलेक्शन हेल्प करता है एक न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन में। ठीक है, और जो फिटनेस जो यूज करी बेटा, जो वर्ड डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस का मतलब था बेटा रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, एंड फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। और डार्विन जी के हिसाब से दो की कॉन्सेप्ट थे उनकी थ्योरी के, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन है बेटा ये क्या है? एवोल्यूशनरी फोर्स है। ये क्या है? एवोल्यूशनरी फोर्स बोला। और जो ब्रांचिंग डिसेंट है बेटा ये बताता है पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन को। किसको बताता है बेटा? पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन की जो एवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ है। तो टू की कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। हाँ या ना? ऑलराइट। अब जो वीकनेस है डार्विन जी की वीकनेस क्या है बेटा? डार्विन जी की वीकनेस यही थी कि उन्होंने ये नहीं बता पाए कि वेरिएशन क्या होती है। ठीक है, वेरिएशन का ओरिजिन क्या है। ऑलराइट, तो वेरिएशन के बारे में जेनेटिक्स का इनको पता ही नहीं था।
तो अनेबल टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेशिएशन, इग्नोर्ड द वर्क डन बाय मेंडल। ऑलराइट, अब एक और थ्योरी आई बेटा, म्यूटेशन थ्योरी, और म्यूटेशन थ्योरी दी हुगो डी वेरीज ने, और इन्होंने जो काम किया विनिंग प्राइमरोज के ऊपर काम किया, यूनिथेरा लेमार्कियाना, यूनिथेरा लेमार्कियाना के ऊपर काम किया बेटा। इन्होंने क्या बोला, जैसे डार्विन जी के कॉन्सेप्ट क्या है, देखो डार्विन जी का कॉन्सेप्ट क्या है एवोल्यूशन का बेटा, डार्विन जी का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले इंडिविजुअल है, इसके अंदर धीरे 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 चेंज हुआ और एक बी इंडिविजुअल, एक बी स्पीशीज बनी, ठीक है। तो ये जो चीज हो रही है बेटा वो स्लो है, ये ग्रेजुअल है, और जो वेरिएशंस है बेटा ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस है। क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है। लेकिन हुगो डी वेरीज ने क्या बोला, हुगो डी वेरीज ने क्या बोला, हुगो डी वेरीज ने बोला कि ए इंडिविजुअल एकदम से ही बी इंडिविजुअल बना, एक ही स्टेप के अंदर, मतलब लार्ज म्यूटेशन हो गई, एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हुई। क्या हुई बेटा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और ए से ही क्या बना बेटा, बी। इनके अकॉर्डिंग जो एवोल्यूशन है को स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर जो एवोल्यूशन है बेटा वो क्या है बेटा, जर्की प्रोसेस है, ठीक है, मतलब एकदम से ही होता है। और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के लिए जो टर्म यूज की गई वो क्या की गई बेटा, सॉल्टेशन। क्या यूज की गई, सॉल्टेशन, ठीक है। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और सडनली ए से क्या बना बेटा, बी स्पीशीज बनी। ऑलराइट, सडनली ए से बी स्पीशीज बनी। ऑलराइट, तो ये कुछ वो है, और यहाँ पर एक्सप्लेन होता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कंट्रीब्यूटेड टू द बायोलॉजिकल सिलेक्शन, ठीक है, और ये तो हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं अभी। और ये वाली चीज़ भी बेटा हम पढ़ चुके हैं कि अल्फ्रेड जो वेलेस थे, एक नेचुरल, उन्होंने मैले आर्किपेलागो पे काम किया और सेम मतलब रिजल्ट मिला जैसा डार्विन जी को मिला था बेटा, ठीक है। और एक यहाँ पर एक बात ये आती है कि जो एवोल्यूशन को बेटा एक प्रोसेस बोले या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोले, एवोल्यूशन को प्रोसेस बोला जाए या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोला जाए, ठीक है, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोला जाए। तो साइंटिस्ट ने बोला एवोल्यूशन को आप प्रोसेस बोल सकते हो अगर बात हो रही है ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड की। किसकी बात हो रही है, ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड की अगर बात हो रही है। लेकिन रिजल्ट ऑफ प्रोसेस कब बोलोगे, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोलोगे बेटा जब बात हो रही है किसकी, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की बात हो रही है तो आप रिजल्ट ऑफ प्रोसेस बोलोगे। लेकिन ये भी बात अभी भी क्या है बेटा, डाउटफुल है, ठीक है, ये भी बात क्या है बेटा, अभी भी डाउटफुल है। एवोल्यूशन के बारे में कुछ टर्म्स है बेटा जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि एवोल्यूशन के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ कि एवोल्यूशन क्या है बेटा, एक मतलब डायरेक्शन लेस प्रोसेस है, ठीक है, डायरेक्शन लेस प्रोसेस है, इनडिटर्मिनेट है बेटा। हम ये नहीं बता सकते कि जो आगे आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो मोर होगा, डेवलप्ड होगा, लेस डेवलप होगा। ये एक रैंडम प्रोसेस है बेटा, ये एक स्टोकैस्टिक प्रोसेस है जो कि चांस इवेंट के ऊपर बेस है, एंड इट इज बेस्ड ऑन चांस इवेंट पे ऊपर बेस्ड है। एंड रेट ऑफ एवोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो एवोल्यूशन है बेटा वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ए से बी बना है, बी से सी बना है, तो सी से हम बी नहीं बना सकते, बी से हम क्या नहीं बना सकते बेटा, ए नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल है बेटा एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब हमारे ही कर्म के अनुसार ही एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पहले हम मतलब ऑल आउट यूज करते थे तो मच्छर मर जाते थे, ठीक है। लेकिन फिर बेटा ऑल आउट यूज करने से जो मच्छर है वो ऑल आउट के ऊपर ही बैठे मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करी है, ठीक है। इंटरफेरेंस कैसे करी है बेटा कि पहले जब मतलब ऑल आउट यूज किया हमने तो कुछ ऐसे मतलब मस्कीटो की मतलब उनके अंदर वेरिएशंस थी जो कि मतलब सस्टेन कर सकती थी ऑल आउट की प्रेजेंस में भी, ठीक है। तो बाकी तो खत्म हो गई लेकिन सिर्फ वो बची हुई। अब उनका एवोल्यूशन हुआ, उन्होंने रिप्रोड्यूस करना शुरू किया, ऑलराइट। फिर उनके अंदर कुछ और चेंजेस आ गए तो हमने ऑल आउट की जब क्वांटिटी और क्वालिटी को चेंज किया तो बाकी तो मर गई लेकिन कुछ और एडवांस पैदा हो गई थी बेटा। तो इसी तरीके से क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन हुआ है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज, ठीक है। और एक एग्जांपल है बेटा इंडस्ट्रियल उसका मतलब इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। तो ये
कहानी है बेटा मतलब इंग्लैंड के जंगलों की, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा 1850s की कहानी है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920s की। ठीक है, तो दो मोथ होते थे, एक मोथ जिसकी मतलब जो विंग है वो काले कलर की है, दूसरी व्हाइट कलर की। तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 1850s के टाइम पर बेटा लाइकन्स बहुत होते थे। ठीक है, कोई पोल्यूशन नहीं होता था, जो बार्क थी ट्री की वो व्हाइट कलर की थी। ठीक है, तो व्हाइट कलर वाले डोमिनेंट होंगे, क्यों? क्योंकि ब्लैक वाले इसके कॉन्ट्रास्टिंग कलर की वजह से इजीली प्रेडेटर इनको कैच कर लेंगे। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो व्हाइट मोथ बेटा ज्यादा थे और ब्लैक मोथ बेटा कम थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइकन्स खत्म हो गए, जो ट्री की जो बार्क के ऊपर शूट का डिपोजिशन हो गया, बार्क काले कलर की हो गई, और बार्क काले कलर की होगी और उसके ऊपर काले मोथ बैठेंगे बेटा, तो वो इजीली प्रेडेटर उनको कैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर व्हाइट बैठे तो इनको इजीली कैच कर लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड हो गया। तो इसकी वजह से अगर मैं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूं तो जो वाइट मोथ है बेटा वो कम होंगे, ब्लैक मोथ क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है बेटा वो क्या हो गया, जैसे इस तरीके से बात करूं तो ये जो बैकग्राउंड है बेटा वो क्या होगा, काला हो गया। और काले बैकग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये काला बेटा विजिबल नहीं होगा, लेकिन व्हाइट क्या हो जाएगा बेटा, काले पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब यहाँ पे एक टाइम पे बेटा एक मोथ सिलेक्ट हुआ, दूसरे टाइम पे दूसरा टाइम मतलब मोथ सिलेक्ट हुआ। और ये एग्जाम्पल भी है किसका, डायरेक्शनल सिलेक्शन का। तीन टाइप के आप सिलेक्शन पढ़ोगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, या फिर प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, या फिर डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, या फिर डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल है बेटा वो किसका एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है बेटा वो आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन का है। डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर बेटा क्या होगा, एक पीक मतलब एक टाइम पे एक पीक बनेगी, और जो पीक है बेटा वो एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। कि भाई पहले तो यहाँ पर व्हाइट मोथ सिलेक्ट हुए, दूसरे के ऊपर व्हाइट मतलब ब्लैक विंग्ड मोथ सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब आपको इस तरीके से बेटा एक डायरेक्शन के अंदर पीक आपको दिखाई देती है, कि मतलब सिलेक्शन ऑपरेट्स इन सच ए वे दैट वन पिक सेलेक्ट एट ए टाइम। ऑलराइट, वन पिक सेलेक्ट एट ए टाइम, वन एक्सट्रीम सेलेक्ट एट ए टाइम। ठीक है, ऑलराइट, और ये बेटा मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की। ठीक है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की हम बात करते हैं बेटा। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन के अंदर ना कुछ चीजें हैं जो बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फैक्चुअल चार्ट है बेटा। जैसे फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर अगो आई, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ईयर अगो आई, इनवर्टिब्रेट 350 मिलियन ईयर अगो आए, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स बेटा 320 मिलियन ईयर अगो आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जो मतलब जो लाइफ है ना वो मतलब एक्वेटिक लाइफ आई। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो बेटा आपको याद करनी है। ऑलराइट, तो जैसे लोब फिनफिश। ठीक है, लोब फिनफिश यानी कि सीलोकैंथ बेटा। ठीक है, सीलोकैंथ पहले ये मतलब समझा गया कि जो सीलोकैंथ है ना वो क्या हो गई मतलब अभी नहीं मिलती, लेकिन 1938 के अंदर बेटा साउथ अफ्रीका के अंदर ये पकड़ी गई और ये बोला कि भाई नहीं भाई ये अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है। और ये जो लोब फिनफिश है बेटा किसके अंदर पॉसिबली इवॉल्व हुई, एम्फीबियंस के अंदर हुई, जैसे फ्रॉग, सैलमेंडर और ये ही पॉसिबली किसके अंदर सिलेक्ट मतलब इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स के अंदर। और रेप्टाइल्स का जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन हुई, यानी कि जो शेल है बेटा उसके ऊपर थिक शेल मतलब प्रेजेंट हुई। ठीक है, मिली टू कंजर्व द वाटर। ऑलराइट, और यही बेटा रेप्टाइल से किसके अंदर, बर्ड्स एंड एव्स के अंदर क्या हुए, मतलब इवॉल्व हुए। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर इवॉल्व हुए। यहाँ पर कुछ चीज आपको यहाँ पे दिखाई पड़नी है कि लैंड रेप्टाइल्स वर डायनासोर विच डिसअपीयर्ड अराउंड 650 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, मतलब जो लैंड रेप्टाइल्स है जुरासिक पीरियड के अंदर जो बेटा डायनासोर है वो मैक्सिमम हुए, लेकिन जो 65 मिलियन ईयर अगो क्या हुआ, कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हुई। ठीक है, जिसकी वजह से एकदम डायनासोर वाइप आउट हो गए। ठीक है, सम लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स। देखो कुछ पहले जो लोब फिन्स हैं बेटा, पहले ऐसा माना गया कि पहले लोब फिन्स वाटर के अंदर मिली और फिर ये लोब फिन्स बेटा कहाँ पर गई, टेरेस्ट्रियल के अंदर गई। ठीक है, जहां पर इन्होंने पॉसिबली मतलब एम्फीबियंस को जन्म दिया, लेकिन वहां पर मतलब उनको पता चला कि भाई वहां पर तो लैंड के ऊपर तो हम नहीं रह सकते, दोबारा से ये पानी के अंदर
आई, ठीक है, दोबारा से पाने के अंदर आए और उन्होंने जन्म किसको दिया, एक थायोसोर्स को, दैट इज 200 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, एक थायोसोर्स को इन्होंने क्या दिया बेटा, जन्म दिया। तो सम लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वाटर टू इवॉल्व फिश लाइक रेप्टाइल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक थायोसोर्स, ठीक है। और जो रेप्टाइल्स है बेटा, अब रेप्टाइल्स जो आज के टाइम पे जो मॉडर्न रेप्टाइल है वो क्रोकोडाइल है, टर्टल, टोर्टाइज और क्रोकोडाइल्स, ये सारी की सारी चीजें भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन हुआ बेटा। अब अगर मैं बात करूँ हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की, ठीक है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझने से पहले बेटा हम कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ चीजें क्या समझनी पड़ेंगी कि देखो, सबसे पहले तो लेमार्क ने अपनी कहानी बता दी कि एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है। डार्विन जी ने अपनी कहानी बताई, डार्विन जी ने कहानी बताई और फिर कहानी आई बेटा किसकी, ह्यूगो डी वरीज की। फिर एक न्यू डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट भी आया, जहां पर कुछ पॉइंट्स डार्विन के ले लिए, कुछ पॉइंट्स किसके ले लिए, ह्यूगो डी वरीज के, और एक्सप्लेन किया गया भाई इस तरीके से क्या है एवोल्यूशन हुआ है। ह्यूगो डी वरीज ने बोला कि भाई जो भी मतलब एवोल्यूशन हुआ है वो वेरिएशंस की वजह से ही हुआ है। वेरिएशन इज द ओनली सोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ वेरिएशन, जिसकी वजह से एवोल्यूशन हुआ है। लेकिन म्यूटेशन के अलावा भी सोर्सेज हैं वेरिएशन के, जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा जीन फ्लो, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जेनेटिक ड्रिफ्ट, जैसे कि मैं बात करूं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है कि जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट अगर पॉपुलेशन के अंदर नॉन रैंडम मेटिंग हो रही है, ठीक है, सॉरी, पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मेटिंग हो रही है, ठीक है। इन रैंडम मेटिंग population, the gene frequency of a population remain constant over generation to generation if there is no evolutionary force। इसका मतलब कोई एवोल्यूशनरी फोर्स नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, ना तो बेटा यहाँ पर जीन फ्लो हो रहा है, ठीक है, ना ही यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और ना ही यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ना ही यहाँ पर कोई म्यूटेशन हो रहा है, और ना ही कोई नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। ये सारे के सारे बेटा वो फोर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं वेरिएशन लाने में। अगर इनमें से कोई भी वेरिएशन, अगर इनमें से कोई भी सोर्स होगा, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी अगर सोर्स हुआ तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, एवोल्यूशन होगा, मतलब वेरिएशन आएंगी। तो ये क्या कह रहे हैं, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है, या फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है, इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट इफ देयर इज नो एवोल्यूशनरी फोर्स। इसका मतलब ना कोई जीन फ्लो, ना कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ना कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट, ना कोई म्यूटेशन, ना कोई नेचुरल सिलेक्शन। अगर इनमें से कोई भी अगर चीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील इज इक्वल टू 1 एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। P रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, Q रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, P स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोस डोमिनेंट इंडिविजुअल, Q स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, 2pq रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। यहां से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब हम एक बार बात कर लेते हैं जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब है किसी और मतलब क्या तो इमाइग्रेशन हो सकता है या इमाइग्रेशन हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, जो कि मतलब जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। दूसरा क्या आएगा बेटा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर होती है बेटा, ठीक है, वो भी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। अब बात आती है हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर मतलब सडन चेंज होता है किसी मतलब पॉपुलेशन, मतलब जो जीन फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर मतलब सडन चेंज होना, ठीक है, और ये एप्लीकेबल है स्मॉल पॉपुलेशन के लिए। ऑलराइट, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑलराइट, प्लस देयर इज अ सडन चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन भी क्या होनी चाहिए बेटा, स्मॉल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मतलब कुछ चींटियां हैं और किसी चींटियों ने बेटा चींटियों के ऊपर हाथी ने पैर रख दिया, मतलब कोई भी मतलब नेचुरल कैलामिटी आ गई, उसकी वजह से जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। म्यूटेशन बहुत ज़्यादा टाइप की होती है, जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गया, नेचुरल सिलेक्शन जो अभी आप पढ़ के आए हैं।
ठीक है, तो ये है बेटा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, और फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता ही दिया है। कौन कौन सा है? एक तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, कौन सा बेटा, जीन माइग्रेशन हो गया बेटा, इमाइग्रेशन हो गया, इमाइग्रेशन हो गया। व्हेन जीन माइग्रेशन अकर मल्टीपल टाइम्स, इसको हम क्या बोलते हैं? जीन फ्लो। जैसे यहाँ से लोग गए तो यानी कि एग्जिट हुआ, यानी कि माइग्रेशन हुआ है। यहाँ पर लोग अंदर आए तो इमाइग्रेशन हुआ है। ठीक है, न्यू एलील्स ऐड हुए, और ये मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जीन फ्लो बोलते हैं। दूसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि गैमेटोजेनेसिस होती है बेटा तब। म्यूटेशन, जो ऑलरेडी हम पढ़ आ चुके हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट हम बोलते हैं। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन जो हम पढ़ के आ चुके हैं, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है। ऑलराइट, नेचुरल सिलेक्शन के बेटा 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होगा बेटा? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब है कि मोर इंडिविजुअल अकायर द मीन कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बेबी वेट। ठीक है, ह्यूमन बेबी वेट, यहाँ पर बेटा जो ह्यूमन बेबी वेट, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो वैल्यू ना बेटा, जो पीक है बेटा वो नैरो बनेगी। ठीक है, पीक बिकम हायर एंड नैरोवर। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जैसे कि अगर मैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर 3 टाइप के इंडिविजुअल होते हैं, स्मॉल साइज, इंटरमीडिएट एंड लार्ज साइज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बेबी वेट की, तो स्मॉल साइज 3 से 4 पाउंड के नहीं जिंदा रह पाएंगे, 7 से 10 के भी पाउंड के मतलब 10 से 12 पाउंड के भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, 5 से 7 की जिंदा रह जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे मीन वैल्यू सिलेक्ट हुई है। डायरेक्शनल यानी कि डिसरप्टिव, और एग्जाम्पल इसका हो गया बेटा इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म। यहाँ पर मतलब पीक शिफ्ट इनटू वन डायरेक्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगी। इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म मतलब एक टाइम पे एक पीक सिलेक्ट होगी। जैसे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट मोथ ज्यादा थे, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक मोथ ज्यादा थे। ठीक है, मतलब पीक एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। डिसरप्टिव का मतलब बेटा क्या होगा? मतलब दोनों पीक सिलेक्ट होंगे। यहाँ पे तो एक एक्सट्रीम एक बार सिलेक्ट हो गई थी, यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम सिलेक्ट हो रही है। यहाँ पर बेटा बहुत एक्सट्रीम सिलेक्ट हो रही है, यहाँ पे हमें 2 पीक दिखाई देंगी, मतलब बीच वाले सिलेक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेल की बात करूं, ठीक है, मोलस्का की जो शेल है बेटा, अगर मैं बात करूं कि जो ब्लैक कलर की है वो तो रॉक्स के ऊपर, मतलब अगर मैं मोलस्का की बात करूं तो मोलस्का की जो शेल है बेटा वो ब्लैक कलर की भी हो सकती है, ब्राउन कलर की भी हो सकती है, और व्हाइट कलर की भी हो सकती है। व्हाइट वाली तो बेटा अपने आप को बचा लेगी। कैसे बचा लेगी व्हाइट वाली? कि जो सैंड है बेटा उसमें वो कैमोफ्लेज कर लेंगे। ठीक है, प्रेडेटर से वो बच जाएंगे। ब्लैक वाली बेटा अपने आप को रॉक से अटैच कर लेगी, कैमोफ्लेज कर लेगी। लेकिन जो बीच वाली बेटा ब्राउन वाली है वो अपने आप को ना तो सैंड के अंदर मर्ज कर पाएगी और ना ही रॉक के ऊपर मर्ज कर पाएगी। इसका मतलब ब्लैक वाली भी सिलेक्ट कर ली और व्हाइट वाली भी सिलेक्ट कर ली, लेकिन जो इंटरमीडिएट है ब्राउन कलर की बेटा जो शेल है वो सिलेक्ट नहीं हुई। मतलब वो प्रेडेटर ने उसको पहचान लिया। ठीक है, तो 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन हमने यहाँ पे पढ़े हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव। ठीक है, ये वही बात बेटा। अब हम बात करते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन को। बेटा एक बार हम फिर से डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन के अंदर origin of the first cellular form of life 2000 million year ago हुआ। origin of invertebrate 500 million year ago। origin of jawless fish बेटा about 350 million year ago। ठीक है, अब lobe fin fish बेटा coelacanth about 350 million year ago move on land and go back to water। पहले लैंड पे आई लेकिन वहां पे जिंदा नहीं रह पाए, फिर से पानी पे आए और 1938 के अंदर मतलब एक फिश कॉट हुई साउथ अफ्रीका के अंदर। ये पहले सोचा गया था कि जो लोब फिन फिश है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले ऐसा देखा गया कि ये लोब फिन फिश ही है क्या जो पहली जो लाइफ है जो पानी से लैंड पे गई? जी नहीं, पानी से जो लैंड पे जो लाइफ गई सबसे पहले वो कौन से थे बेटा? मॉसेस यानी कि ब्रायोफाइट्स। ठीक है, सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड अबाउट 320 मिलियन ईयर अगो। ये चीज बेटा आपको याद रखनी है। लोब फिन ही फर्स्ट एम्फीबियंस के अंदर इवॉल्व हुए। लोब फिन को ही एंसेस्टर माना गया है फ्रॉग एंड सैलमेंडर का। एम्फीबियंस इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, अब ये बेटा रेप्टाइल्स बेटा ये क्या है? थिक शेल्ड एग बेटा, ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। ये कैसे एडेप्टेशन है बेटा? टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुछ जो रेप्टाइल्स है बेटा वो टर्न बैक फ्रॉम लैंड टू वाटर। ठीक है, यानी कि एक थायोसोर्स यानी कि
एक थायोसोर्स, ठीक है, यानी कि अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। और कुछ जो रेप्टाइल्स है बेटा किसके अंदर इवोल्व हो गए, जैसे कि टर्टल के अंदर, जैसे कि टॉर्टोइज के अंदर, ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि डायनासोर्स के अंदर, ये क्या हो गए बेटा, इवोल्व हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के क्या बात है, फिशेज ही किसके अंदर इवोल्व हुए, एम्फीबियंस के अंदर, एम्फीबियंस किसके अंदर हुए, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स किसके अंदर इवोल्व हुए बेटा, रेप्टाइल्स ही किसके अंदर इवोल्व हुए बेटा, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बेटा आपका मतलब जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर चार्ट दिया हुआ है जिसको हम बोलेंगे ये अर्ली रेप्टाइल्स, ठीक है। तो कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे कि ये स्टेगोसोर्स, जिसकी मतलब प्लेट, जिसकी बॉडी के ऊपर ये मतलब प्लेट थी, बोनी प्लेट थी, ठीक है। ट्राइसेराटॉप्स, ट्राइसेराटॉप्स जो डायनासोर बेटा है 3 हॉर्न डायनासोर था, ठीक है। ये था टेरानोडॉन, ठीक है, लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल, लार्जेस्ट फ्लाइंग रेप्टाइल, ऑल राइट। और ये भी हार्बीवोर बेटा, ये भी हार्बीवोर है, ठीक है। ब्रेकायोसोर्स यानी कि जिसकी गर्दन एकदम लंबी और 4 लिम्स जिराफ की तरह लंबे, ये भी हार्बीवोर। आर्कियोप्टेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। क्रोकोडाइल हो गया। सिर्फ ये है बेटा टायरेनोसोर्स रेक्स यानी कि टी रेक्स, ये बेटा लार्जेस्ट कार्निवोर है, ठीक है। ये क्या है बेटा, लार्जेस्ट कार्निवोर, और जिसके डैगर लाइक टिथ हैं, डैगर लाइक टिथ हैं बेटा जिसके, और इसकी जो हाइट है बेटा वो 20 फीट हाइट है। कितनी हाइट है बेटा, 20 फीट हाइट है, ठीक है, 20 फीट हाइट है, ऑल राइट। तो ये चार्ट है आपके एनसीईआरटी के अंदर। कुछ बातें टायरेनोसोरस रेक्स के बारे में जो मैंने अभी बताई, 20 फीट हाइट एंड ह्यूज डैगर लाइक टीथ एंड अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो सडनली डिसअपियर हो गए। कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी आई होगी जिसकी वजह से इनकी जो फूड चेन है वो खत्म हो गई बेटा, ठीक है। कुछ जो रेप्टाइल्स है वो बर्ड्स के अंदर इवोल्व हो गए, कुछ डायनासोर्स, और मेटेओराइट कॉलिजन हुआ जिसकी वजह से डस्ट इस तरीके से एनवायरमेंट में उड़ी कि इनको सांस लेने में दिक्कत आई, और इन्हीं फैक्टर की वजह से डायनासोर धरती से खत्म हो गए, ठीक है। एक ये जो चार्ट है बेटा आपको ध्यान में रखना है कि जो अर्ली रेप्टाइल से ही क्या हुआ बेटा, सौरोप्सिड्स बने, और अर्ली रेप्टाइल से ही क्या बने, साइनेप्सिड्स बने, ठीक है। सौरोप्सिड एंड साइनेप्सिड। अब जो साइनेप्सिड से बेटा है, साइनेप्सिड से ही पाइलेकोसोर्स, साइनेप्सिड से ही थेराप्सिड, और थेराप्सिड से ही क्या मिले बेटा, मैमल्स बने, ठीक है। और अर्ली रेप्टाइल से सौरोप्सिड से ही टर्टल, सौरोप्सिड से ही लिजर्ड, सौरोप्सिड से ही बेटा स्नेक्स बने, ठीक है। सौरोप्सिड से ही क्या बने बेटा, टुआटारस बने। सौरोप्सिड से ही बेटा थीकोडोंट बने, और थीकोडोंट ने ही किसको जन्म दिया, क्रोकोडाइल को। थीकोडोंट ने ही डायनासोर्स को जन्म दिया, और थीकोडोंट ने ही बर्ड्स को जन्म दिया। तो इसका मतलब सौरोप्सिड्स ये सारे के सारे एंसेस्टर्स, मतलब इनके सारे के सारे जो एंसेस्टर है बेटा वो सौरोप्सिड्स हैं। साइनेप्सिड से पैलिकोसोर्स, थेराप्सिड एंड मैमल्स। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि रेप्टाइल से ही बेटा बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ, रेप्टाइल से ही मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ। ये चार्ट आपके फॉर्म में दिया हुआ है, इस तरीके से उसको और सिंप्लीफाई कर दिया है। अर्ली रेप्टाइल से ही सौरोप्सिड्स एंड साइनेप्सिड्स, ठीक है। साइनेप्सिड से ही पैलिकोसोरस, थेराप्सिड्स एंड मैमल्स, ठीक है। और यहीं से ही सौरोप्सिड से ही टर्टल, लिजर्ड, स्नेक, टुआटारस, और यहीं से ही इनके थीकोडोंट एंसेस्टर से क्रोकोडाइल, डायनासोर्स, आर्कियोप्टेरिक्स, और आर्कियोप्टेरिक्स ने किसको जन्म दिया, बर्ड्स को जन्म दिया। एक और चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया है कि क्लोरोफाइट, क्लोरोफाइट से ट्रैक्योफाइट, ट्रैकोफाइट से राइनिया टाइप प्लांट्स, राइनिया टाइप से साइलोफाइटोन, ठीक है। आप देखो साइलोफाइटोन से ही मतलब स्पिनोप्सिड, साइलोफाइटोन से ही फॉर्न, साइनोफाइनोप्साइड गिंगोस, साइलोफाइटोन से ही कॉनिफर्स, एंड साइलोफाइटोन से निटेल्स। साइनोफाइटोल से ही निकला प्रोजिम्नोस्पर्म, साइनोफाइटोल से ही निकला सीड फॉर्न्स, और सीड फॉर्न्स आर द एंसेस्टर ऑफ साइकेड्स एंड मोनोकोट्स, डाइकोट्स, ठीक है। बस यही बात है। क्लोरोफाइट और ट्रैकोफाइट से बीच से निकला बेटा आपका क्या, ब्रायोफाइट्स, और ट्रैक्योफाइट से मतलब जो राइनिया टाइप प्लांट्स है आपका जूस्टेरोफाइलम, और जूस्टेरोफाइलम से बेटा हर्बेसियस लाइकोपोड्स एंड आर्बोरिसेंट लाइकोपोड्स। ये चार्ट है बेटा। मेनली तो आपको ये ध्यान रखना है सीड फॉर्न के एंसेस्टर हैं किसके, साइकेड्स के एंड मोनोकोट्स, डाइकोट्स, एंड सीड फॉर्न के एंसेस्टर साइलोफाइटोन। और ये आपको देखना है पहले क्लोरोफाइट आए, क्लोरोफाइट से ट्रैक्योफाइट, ट्रैकोफाइट से राइना टाइप, और राइना टाइप से आपके साइलोफाइटोन, ठीक है। ये सारी की सारी कहाँ
कहानी है बेटा। अब हम बात करते हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन की, और सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रायोप्थिकस की, ठीक है। तो सबसे पहले आए बेटा ड्रायोप्थिकस एंड रामाप्थिकस, दोनों ही 15 मिलियन ईयर अगो आए, ठीक है। ड्रायोप्थिकस को बोला गया मोर एप लाइक एंड रामाप्थिकस को बोला गया मोर मैन लाइक, ठीक है। ड्रायोप्थिकस से रामाप्थिकस, रामाप्थिकस से एस्ट्रोप्थिकस, एस्ट्रोप्थिकस से होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, क्रो-मैग्नन मैन एंड मॉडर्न मैन। तो ये आपके सामने एक चार्ट है बेटा जिसके अंदर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी दैट आर रिटन इन योर एनसीईआरटी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्रायोप्थिकस और रामाप्थिकस, ठीक है। तो ड्रायोप्थिकस रामाप्थिकस 15 मिलियन ईयर अगो आए बेटा, ठीक है। और ड्रायोप्थिकस को मोर एप लाइक एंड रामाप्थिकस को मोर मैन लाइक बोला गया, और ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे, इनकी बॉडी क्या थी, हेयरी थी। उसके बाद एस्ट्रोप्थिकस 2 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। इनके जो फॉसिल्स है बेटा यूथोपिया एंड टेंजेनिया के अंदर मिले। 3 to 4 मिलियन ईयर अगो बेटा मैन लाइक प्राइमेट्स जो ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड के अंदर मतलब मिले, ठीक है। पहले बेटा यूथोपिया टेंजेनिया के अंदर कुछ फॉसिल्स मिले, साइंटिस्ट ने इनको समझा और देखा गया कि ये बेटा 3 to 4 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करते थे, और ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड के अंदर मिले, ठीक है। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 feet बट वॉक लाइक अपराइट। एविडेंस शोज दैट ये स्टोन वेपन्स बेटा ये मतलब यूज करते थे, लेकिन उनको मॉडिफाई नहीं करते थे, फ्रूट ही खाते थे, ठीक है। उसके बाद होमो हैबिलस, इनकी जो कैपेसिटी है क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800 cc, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे बेटा, होमिनिड थे, और ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है। फिर आए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर अगो एग्जिस्ट करते थे, 900 cc इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। इनके जो फॉसिल्स है बेटा जावा के अंदर मिले 1891 के अंदर, और इनके जो फॉसिल्स है पैकिंग उनके अंदर चाइना के अंदर भी मिले, और इसके जो फॉसिल्स है बेटा वो जर्मनी के अंदर में मिले, ठीक है। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम फायर का यूज किया था, और ये मीट खाते थे। उसके बाद आए बेटा निंदरथल मैन, 1 lakh to 40,000 ईयर बैक एग्जिस्ट करते थे। क्रेनियल कैपेसिटी 1400 cc, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर रहते थे। ये सबसे पहले थे जिन्होंने रिचुअल्स को शुरू किया, ठीक है। और मतलब जो डेड बॉडी है उनको क्या किया बेटा, दफनाना शुरू किया। फिर आए बेटा होमो सेपियंस जो 75,000 से लेकर 10,000 ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे, जब टेम्परेचर अर्थ का कूल हुआ, ठीक है। अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस ऑल द कंटिनेंट्स, एंड अलग अलग रेसिस के अंदर बेटा ये डेवलप हो गए, ठीक है। और कुछ आपकी कुछ कहानी बेटा एक यहाँ पर दी गई है, ठीक है। कुछ डेटा है कि अगर हम बात करें स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये है बेटा बेबी चिंपैंजी अडल्ट है, ठीक है। और अगर मैं बात ह्यूमन का स्कल है बेटा, ये बेबी चिंपैंजी अडल्ट चिंपैंजी। अगर मैं स्कल की बात करूँ तो बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल देन अडल्ट चिंपैंजी स्कल, ठीक है। कुछ बात बेटा यहाँ पर जो दी गई है, प्री हिस्टोरिक केव अराउंड 80,000 ईयर अगो आई, वन सच केव पेंटेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सेव इन भिमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। और एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट क्या हुई उस टाइम पे शुरू हो गई, ठीक है। तो ये मॉडर्न मैन की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने क्या क्या देखा है, इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने सबसे पहले तो यूनिवर्स का ओरिजिन देखा, यूनिवर्स के ओरिजिन के बाद अर्थ का ओरिजिन देखा। उसके बाद बेटा हमने थ्योरीज देखी, थ्योरीज ऑफ लाइफ किस तरीके से ओरिजिन हुआ। उसके बाद बेटा हमने एविडेंसेस देखा, एविडेंसेस देखने के बाद हमने थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा, और थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन पढ़ने के बाद बेटा हमने ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन पढ़ने के बाद बेटा हमने पढ़ा ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा हमने पढ़ ली, ठीक है। आपका जो कुछ क्वेश्चंस है जो बेटा मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रही हूँ, होमवर्क के अंदर क्या रहेगा बेटा, सबसे पहले तो हम आपको ये बताओ कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, ठीक है। कुछ फैक्चुअल है बेटा, यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, एक थायोसोर्स का ओरिजिन कब हुआ, ठीक है। और आपको बताना है कि पोस्टुलेट्स बताने हैं आपको डार्विन थ्योरी के, ठीक है, पोस्टुलेट ऑफ डार्विन थ्योरी। तो ये आपका होमवर्क है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या क्या इस मतलब आपने
होमवर्क किया है या नहीं मैं देखूंगी। कमेंट बॉक्स में रीड करती हूँ बेटा टाइम टू टाइम, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। तो बेटा ये था पूरा का पूरा चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर मैं मान सकती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो याद करनी पड़ेंगी, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ ईयर हैं बेटा, जो डेटा है जो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको एक पूरे के पूरे चैप्टर को, एक एवोल्यूशन को एक मतलब स्टोरी की तरह देखेंगे, इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा। ऑल राइट, और हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।